अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज जो हम करने लगे हैं टॉपिक पीएमडीसी का, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। अच्छा बेटे, रिप्रोडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। इसमें से अगर हम एवरेज देखें तो 5 to 6 एमसीक्यूज आते रहे हैं, इवन मोर देन इट भी। तो आज हम रिप्रोडक्शन को हर एस्पेक्ट से स्टडी करेंगे। हम इसको इस तरीके से स्टडी करेंगे कि आप जिस भी प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, आप इजीली इसमें से आने वाला हर एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकें बिना किसी कंफ्यूजन के। और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ लेक्चर आप इतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि आप इजीली इस चैप्टर में से पूछा गया कोई भी एमसीक्यू आसानी से उसका जवाब दे सकेंगे। बस आपने करना ये है कि मेरी हर एक बात को बहुत गौर से सुनना है और इसको नोट करना है। आपने हर एक चीज़ को अच्छे से नोट करना है। आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, मेरी हर एक बात को सुनिए। इस लेक्चर के अलावा आपको किसी भी और दूसरे सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको थॉरोली स्टडी कर लेते हैं तो आप इस चैप्टर में से पूछे जाने वाला कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो आपने बहुत ध्यान से मुझे सुनना है और हर एक पॉइंट को नोट करना है। और अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो ज़रूर उसको क्लियर किया जाएगा। अच्छा बच्चे, हमारा जो आज का टॉपिक है, जैसे अभी हमने बात की, वो है जी रिप्रोडक्शन। हमारा टॉपिक है बेसिकली रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो वर्ड रिप्रोडक्शन है इसका मतलब क्या है। ठीक है, रिप्रोडक्शन। अब जब हम इस वर्ड की बात करते हैं तो इसके ना दो लफ्जों का ये मजमूआ है, एक री और एक प्रोडक्शन। तो जब आप बात करेंगे ना री की तो उसका मतलब होता है अगेन। जब हम बात करते हैं ना वर्ड इसके अंदर री, तो उसका मतलब है अगेन। और जो वर्ड प्रोडक्शन है उसका मतलब है टू प्रोड्यूस, टू मेक। ये इसका लिटरल मीनिंग है। ठीक है, अगेन प्रोड्यूस करना, अगेन किसी चीज को बनाना, ये है प्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में अगर हम इसको डिफाइन करें कि एक्चुअली में जो रिप्रोडक्शन है क्या, तो बेसिकली ये क्या है, ये प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल है। ठीक है, जो न्यू इंडिविजुअल्स है ना उनकी प्रोडक्शन को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब होता ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ये मेन वो फीचर है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग थिंग्स से बिल्कुल डिस्टिंग्विश करता है। ये एक मेन फीचर है जो डिफरेंशिएट करता है इस दुनिया को दो हिस्सों में, एक लिविंग बींग्स और एक नॉन लिविंग बींग्स। तो लिविंग बींग्स जो है दे कैन रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी वो अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स को पैदा करते हैं। ठीक है, तो सिंपली प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब बेसिकली अगर हम देखें तो ये एक बड़ा यूनिक प्रोसेस है बच्चे। ये एक बहुत यूनिक प्रोसेस है क्योंकि ये वाहिद वो प्रोसेस है जो किसी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी नहीं है, बल्कि ये नेसेसरी है एक स्पीशी के सर्वाइवल के लिए। अब आप देखें, एक पॉपुलेशन है, उसमें 10 लोग हैं। अगर वो 10 के 10 लोग रिप्रोड्यूस नहीं करते तो वो पॉपुलेशन का इख्तिताम हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो उन इंडिविजुअल्स के लाइफ स्पैन पर उनके रिप्रोडक्शन करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होगा, अल्टीमेटली नतीजा ये होगा रिप्रोडक्शन ना करने का कि वो पूरी स्पीशी, वो पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। तो सिंपली हम देखते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है विच इज नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है फॉर सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि रिप्रोडक्शन किस चीज के लिए जरूरी है। रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशी, individual, ecosystem, population. So simply it is not necessary for survival of an individual, but it is necessary for survival of necessary for survival of species. If all members of species won't reproduce,
उसका नतीजा क्या निकलेगा? वो स्पीशी की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, वो स्पीशी खत्म हो जाएगी। तो एक स्पीशी के सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि उसके तमाम मेंबर्स रिप्रोड्यूस करें, ताकि उस स्पीशी का बका, उसकी जो बका है वो इंश्योर हो सके। तो सिंपली ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि एक स्पीशी या एक पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अब पीएमडीसी का जो सिलेबस हमारे पास गिवन है उसमें कंसर्न है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। तो हम कमिंग टू द टॉपिक, हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे डिटेल में। जब हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो सबसे पहले बात तो ये हो जाएगी कि हमारे अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारे अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो है बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला पॉइंट। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अगर हम देखें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ना कुछ मेन स्टेप्स हैं, वो आपने याद कर लेने हैं सिंपली। सबसे पहला स्टेप जो होता है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो हमारे पास होता है गैमीट फॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। इसके अंदर ना गैमीट्स बनते हैं मेल एंड फीमेल। ठीक है, मेल्स में भी गैमीट्स बनते हैं और फीमेल्स में भी गैमीट बनते हैं। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है बच्चे, वो होता है फर्टिलाइजेशन। फिर ना ये गैमीट्स जो होते हैं वो बेसिकली आपस में यूनाइट करते हैं, इनके मिलने को ना हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये जो यूनियन ऑफ गैमीट्स है ये फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, पहले मेल बॉडी में गैमीट बन गए, फीमेल बॉडी में गैमीट बन गए, फिर उनका ना एक प्रोसेस के थ्रू यूनियन हो गया। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ह्यूमंस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है ना वो है इंटरनल, हमारे अंदर होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जो मेल स्पर्म्स होते हैं ना वो फीमेल बॉडी के अंदर लॉन्च किए जाते हैं, बाहर नहीं रिलीज होते। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हो गई। फर्टिलाइजेशन के बाद ना जाइगोट बनता है। जाइगोट जो होता है ना वो एक सेल होता है। जाइगोट में डेवलपमेंट शुरू होती है, जैसे उसमें डेवलपमेंट शुरू होती है उसके सेल्स डिवाइड होते हैं ताकि एक नया इंडिविजुअल बना सके, तो हम ना उसको एम्ब्रियो का नाम दे देते हैं। फिर जो एम्ब्रियो होता है जब उसके अंदर ऑर्गन्स, पहले तो ढेरों सेल बनते हैं, फिर वो सेल ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाते हैं ऑर्गन्स की फॉर्म में, एक ना कंप्लीट इंडिविजुअल बनता है जिसको हम बोलते हैं फीटस। फिर फीटस जो है वो ग्रो करता है, ग्रोथ के बाद उसकी बर्थ होती है। ठीक है, फिर प्रोसेस ऑफ बर्थ आता है, और बर्थ के बाद जैसे ही वो पैदा होता है उसको हम बोलते हैं इन्फेंट। तो ये ना हमारा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल इजी से पॉइंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ह्यूमंस में, पहले बनते हैं गैमीट्स, फिर वो हो जाते हैं फ्यूज, सेल बनता है जी जाइगोट, उसमें डिवीजन शुरू होती है, ढेरों सेल बनते हैं, फिर वो सेल्स ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाते हैं, पहले तो वो लेयर्स बनाते हैं, फिर वो लेयर्स ऑर्गन्स बनाती हैं, फिर एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाता है जिसको हम बोलते हैं फीटस। फीटस बनने से पहले जाइगोट और फीटस के दरमियान में ना क्योंकि डेवलपमेंट हो रही होती है, हम उसको एम्ब्रियो कहते हैं। फिर जब फीटस बन जाता है तो बर्थ होती है, बर्थ होती है, बर्थ होने के बाद हम उसको कहते हैं इन्फेंट। तो ये एक सिंपल सा ओवरव्यू है। अब ना हम बेसिकली देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ह्यूमंस के अंदर एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद है जो ये सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ठीक है, अब जब आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जिक्र करेंगे ना सिंपली, तो ये बड़ा यूनिक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाकी प्रोसेसेस से यूनिक है। कैसे यूनिक है? बाकी जितने भी हमारी बॉडी के सिस्टम्स है ना वो शॉर्टली आफ्टर बर्थ या राइट आफ्टर बर्थ फंक्शनल हो जाते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो कि प्यूबर्टी पे जाके बाय द एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स स्विच्ड ऑन होता है। तो ये यूनिक हो गया। ठीक है, ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बाद में हम एट लास्ट जब हमारा ये लेक्चर एंड हो जाएगा ना, जब आप कंप्लीटली हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक चीज को समझ लेंगे, तो फिर हम पास्ट पेपर्स में से जितने भी एमसीक्यूज पूछे गए हैं इस चैप्टर में से वो हम सॉल्व करेंगे, ताकि हमें खुद ही एवेल्युएशन हो जाए कि हमने कितना सीखा है। अब देखें, जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं आप, तो ये बड़ा यूनिक है। क्यों यूनिक है? अगर हम देखें कि क्या है इसकी बात, तो ये क्या करता है जी, बिकम्स फंक्शनल एट प्यूबर्टी। ठीक है,
ये प्यूबर्टी पे जाके फंक्शनल होता है बाय एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। हमारे कुछ हॉर्मोन्स हैं जो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे भी, वो इसको फंक्शनल बनाते हैं। कब जाके? प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी क्या होती है बेटे? वो एज जिसमें हमारी बॉडी ना इनफ मेच्योर हो गई है, वो इतनी मेच्योर हो गई है कि वो एक रिप्रोडक्शन के अमल में, एक नए इंडिविजुअल को पैदा करने के अमल में दाखिल हो सकती है, वो इस प्रोसेस में एंटर हो सकती है, वो प्यूबर्टी है। तब जाके ये फंक्शनल होता है। फिर उसके बाद बाकी जितने भी सिस्टम्स हैं वो मेल्स और फीमेल्स में है सिमिलर, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी। मेल और फीमेल में सेम उनका स्ट्रक्चर है और सेम तरीके से वो करते हैं काम। लेकिन जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ये मेल एंड फीमेल्स के अंदर डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट इन मेल्स एंड फीमेल्स, बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये पॉइंट्स क्लियर होना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो अब हम करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो एक बहुत ही, आप कह लें, स्टेप बाय स्टेप इजी सी चीजें हैं। और आप जब लेक्चर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इतना इजी चैप्टर था, ये तो मुझे सुनने से याद हो गया। अब देखिए सिंपली हमारे पास ना, अब हमने जो डिस्कस करना है ना, वो हमने करना है बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जिक्र करेंगे, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ना पहले तो बात क्या करता है ये? इसका काम है जी गैमीट प्रोड्यूस करना, जिनका नाम है स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ का मतलब होता है एनिमल सीड। एक तो इसका काम है स्पर्म प्रोड्यूस करना, ठीक है, दूसरा उसको मेंटेन करना, और तीसरा उसको ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसफर करना फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी तक। तो ये काम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ठीक है, अब हमने एक आउटलाइन देख लेनी है और उसको देखना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है जी स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस हम किसको कहते हैं? स्पर्म प्रोडक्शन को। जो स्पर्म प्रोडक्शन होती है ना, उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये करता है प्रोड्यूस स्पर्म। नंबर 2, उनको प्रोड्यूस भी करता है, फिर उनको मेंटेन भी करता है। मेंटेन स्पर्म्स, स्पर्म्स को स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। और बेटे ये एमसीक्यू पूछा जा चुका है, इसको स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। ठीक है, जिसको अगर आप देखें तो उसका मतलब है एनिमल सीड। ठीक है, उसको मेंटेन भी करता है, फिर ये क्या करता है? ये ट्रांसफर भी करेगा। ठीक है, ये ट्रांसफर्स स्पर्म्स टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इसने फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक स्पर्म्स को ट्रांसफर भी करना है। ठीक है, ये इसका बेसिकली काम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने देख लिया कि ये काम कर रहा है। अब हम आते हैं, हम इसकी आउटलाइन बनाते हैं। हम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। पहले हम उनकी एक लिस्ट बना लेंगे कि ये हैं, फिर इंडिविजुअली हम पहले एक को डिस्कस कर लेंगे, फिर दूसरे को, और फिर तीसरे को, और इस तरीके से सिंपली ये आपको लर्न हो जाएगा। अब हम देखते हैं सिंपली, ये तो हो गई बातें हमारी पूरी। अब हमारा जो डिस्कशन है वो है जी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो हम सबसे पहले ना उसके फंक्शन तो हमने देख लिया, हम ना उसके पहले पार्ट्स देखते हैं कौन कौन से हैं, फिर हम उनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। जब आप पार्ट्स की बात करेंगे ना, तो सबसे पहला जो पार्ट है ना वो है जी इसमें टेस्टिस। ठीक है, पहला पार्ट है टेस्टिस। दूसरा ना इसके अंदर एक डक्ट सिस्टम होता है, एक डक्ट सिस्टम होता है जिससे स्पर्म्स गुजर के फाइनली इजैक्यूलेट होंगे। फिर ना कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं इसमें, जो स्पर्म्स में वेरियस सिक्रीशंस ऐड करते हैं ताकि वो सरवाइव कर सके। और लास्ट में ना एक कोपुलेटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, लास्ट में होता है बच्चे एक कोपुलेटरी ऑर्गन। आउटलाइन बना ली हमने, 4 पार्ट्स हैं, इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस कर लें, खत्म सिंपली। अब आप ये देखिए, जब पार्ट्स की बात की ना, टेस्टिस जो होते हैं ना वो होते हैं मेल गॉनेट्स। गॉनेट्स हम कहते हैं बेसिकली गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स को, तो टेस्टिस है मेल गॉनेट्स। फिर डक्ट सिस्टम है, इसमें ना वेरियस डक्ट्स होते हैं। अगर हम एक छोटी सी आउटलाइन बनाएं, इसमें ना एपिडिडिमस होता है, इसमें होता है वॉस डेफरेंस। ठीक है, इसके अंदर होता है एक इजैक्यूलेटरी डक्ट,
ये बेसिकली ना हमारे पास डक्ट सिस्टम है, और लास्ट में आ जाता है यूरिथ्रा। ये मेन चीजें हैं जो कि डक्ट सिस्टम बना रही हैं। फिर असेसरी ग्लैंड में ना सीक्वेंस वाइज आपने सीक्वेंस याद रखनी है, क्योंकि वो पूछी जानी है। सबसे पहले असेसरी ग्लैंड्स में होता है सेमिनल वेसिकल्स, फिर इसमें होते हैं बेसिकली इसमें होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद इसके अंदर होते हैं कॉपर्स ग्लैंड, जिनको हम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, और इन्हीं का दूसरा नाम है कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, ये एमसीक्यू आया भी हुआ है केपी में। अब देखिए, कॉपुलेटरी ऑर्गन को बोलते हैं पेनिस। सिंपल याद कर लें, अभी 4 पार्ट्स हैं। टेस्टिस जिधर स्पर्म प्रोड्यूस होने हैं, डक्ट सिस्टम जिधर से स्पर्म्स गुजर के बाहर की तरफ जाने हैं, फिर असेसरी ग्लैंड्स जो कि स्पर्म्स में वेरियस सिक्रीशंस ऐड करेंगे ताकि वो सरवाइव कर सके, ताकि वो लुब्रिकेट रह सके, ताकि वो प्रोटेक्टेड रह सके, और फिर लास्ट में कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ये ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है स्पर्म्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। सिंपल 4 स्टेप्स। अब ना हम देखते हैं, हम इसकी बात करते हैं कि इंडिविजुअली, अब इंडिविजुअली डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब हम ना इंडिविजुअल ये जो हर एक पार्ट है ना, बेसिकली इसको हम करेंगे डिस्कस इंडिविजुअली। इंडिविजुअल पार्ट्स हम कर लेते हैं अब डिस्कस। अच्छा चले, इसको हम इरेज ही कर लेते हैं अब, क्योंकि हमने इनको इंडिविजुअली भी डिस्कस करना है। अच्छा अच्छा जी, सबसे पहला जो हमने यहाँ पर नाम लिखा था ना, वो था टेस्टिस, जिनको आपने मेल गॉनेट्स कहा था। अब जब आप इनकी बात करेंगे, टेस्टिस जो कि मेल गॉनेट्स हैं, तो सबसे पहले तो ये कि ये कहां पर लोकेटेड होते हैं? आउटसाइड द बॉडी, दे आर लोकेटेड आउटसाइड बॉडी, पहली बात। नंबर 2, ये ना सैक लाइक स्क्रोटम के अंदर होते हैं, ये एक सैक के अंदर होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। बेटे ये एमसीक्यू पेपर में पूछा जा चुका है कि जो टेस्टिस है उसकी थर्मोरेगुलेशन कौन करता है? तो वो करता है बेसिकली स्क्रोटम। ये स्किन है, ये क्या करती है? ये टेस्टिस का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करती है 35 डिग्री सेल्सियस पर। जो स्क्रोटम है ना, वो स्किन है, इसकी पाउच है जिसमें टेस्टिस लोकेटेड है। ठीक है, और ये आउटसाइड द बॉडी है, और ये पेयर्ड है। ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टिस जो है वो लोकेटेड होता है आउटसाइड द बॉडी। अब ये किसके अंदर है? ये एक सैक के अंदर है जिसको हम बोल रहे हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम हमारी स्किन की तरह, आपको पता है स्किन हमारा मेजर थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है। तो स्क्रोटम का काम क्या होता है? स्क्रोटम ना थर्मोरेगुलेशन करता है टेस्टिस की, और इसका टेम्परेचर मेंटेन करता है 35 पर, क्योंकि 35 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर है फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर चाहिए वो 35 डिग्री सेल्सियस है, स्लाइटली लोअर देन आर ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर। हमारा जो बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर है आपको पता है वो 37 है। तो इस तरह भी एमसीक्यू बनाया जाता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर स्लाइटली लोअर देन बॉडी टेम्परेचर है। कितना? 2 डिग्री, 2 डिग्री सेल्सियस लोअर होता है। तो ये आ गई बात। पेयर्ड है टेस्टिस, आउटसाइड द बॉडी है, सैक लाइक जो स्क्रोटम है उसके अंदर मौजूद है। अब अगर हम देखें तो ईच टेस्टिस का स्ट्रक्चर अगर देखें तो ईच टेस्टिस के अंदर ना बेसिकली 250 से लेकर 300 लोब्यूल्स मौजूद हैं। 2022 के पेपर में पूछा जा चुका है। ईच टेस्टिस के अंदर ना 200 से 300 लोब्यूल्स होते हैं। अब अगर आप देखें तो ईच लोब्यूल, जो हर एक लोब्यूल है ना, उसके अंदर 1 to 4 टाइटली कॉइल्ड, ठीक है, टाइटली कॉइल्ड टिब्यूल्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं जी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ठीक है, तो ये सिंपली आ गया कि ईच लोब्यूल के अंदर 1 to 4 टाइटली कॉइल्ड क्या है? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। तो अगर आप टेस्टिस का रोल देखें कि ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं, तो रोल तो बड़ा शुरू में ही हमने पढ़ लिया, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ये वो जगह है जहां पर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। स्पर्म प्रोड्यूस कैसे होते हैं?
वो हम देखेंगे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, एक पूरे प्लान के तहत हमने ना पहले उसके पार्ट्स डिस्कस करने हैं वन बाय वन। तो टेस्टिस क्या है, ये गोनेड्स हैं, ठीक है, ये मेल गोनेड्स हैं, आउटसाइड द बॉडी लोकेटेड है, पेयर्ड हैं, एक सैक में है जिसको स्क्रोटम कहते हैं, वो उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करता है, जो कि आइडियल है फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, और स्लाइटली लोअर देन आर ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर है, इसीलिए दे आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। फिर टेस्टिस का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो स्ट्रक्चर में जो टेस्टिस है उसके अंदर बेसिकली लोब्यूल्स हैं, और लोब्यूल्स के अंदर इस तरह से हाईली कॉइल्ड कॉन्वुलेटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो पैक्ड होती हैं, ठीक है, ये पैक्ड है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। यही वो जगह होता है जहां पर स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। कैसे होती है वो हम देखेंगे। अब सिंपली हमने जो दूसरा पढ़ा था, दूसरी चीज जो हमने इसके अंदर पढ़ी थी, वो पढ़ी थी कि इसके साथ ना एक डक्ट सिस्टम अटैच्ड है। हम इसके डक्ट सिस्टम को देखते हैं। देखिए, स्पर्म प्रोड्यूस हो गए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। स्पर्म्स होते हैं जी, बनते कैसे हैं वो भी हमने देख लेना है, वो भी आपको याद कराएंगे। सबसे पहले स्पर्म्स जो है ना बच्चे, वो बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते। उसके बाद वहां से ये ना आते हैं छोटे छोटे डक्ट्स में, जिनको हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स की मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, मैच्योरेशन स्टार्ट इन रेटी टेस्टिस। ये छोटे छोटे से अगर हम देखें तो सिंपली यहां पर छोटे छोटे से इस तरीके से डक्ट्स हैं जिनके अंदर आके स्पर्म्स ने जमा होना है और यहां पर मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाएगी। रेटी टेस्टिस के बाद यहां पर वॉसा एफरेंशिया, वॉसा एफरेंशिया होता है। ये बेसिकली जो रेटी टेस्टिस हैं, ये सारे जब मिल रहे हैं तो ये अगेन आपके पास बना रहे हैं थोड़े से लार्जर डक्ट्स, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, वॉसा रेक्टा। अब ये वॉसा एफरेंशिया, वॉसा एफरेंशिया। अब आप ये देखिए कि सिंपली वॉसा एफरेंशिया से आगे एक कॉइल ट्यूब्यूल होती है जिसको हम कहते हैं एपिडिडिमिस, उसमें जाते हैं और यहां पर फाइनल मैच्योरेशन होती है स्पर्म्स की। यहां पर वो फाइनली मैच्योर हो जाते हैं और उनमें ना मोटिलिटी आ जाती है, वो मूव करने के काबिल हो जाते हैं, ठीक हो गया। जो एपिडिडिमस है उसके बाद वो जाने हैं एक बड़े से डक्ट में जिसको हम बोलते हैं डक्टस डेफरेंस या वॉस डेफरेंस या मेन डक्ट, ठीक है, ये सारे इसी के नाम है, मेन डक्ट, ठीक है बच्चों। तो देखिए कितना स्मूथ एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहे हैं, एंड इट्स वेरी इजी टू मेमोराइज। सिंपली यहां पर हमारे पास क्या होती है, एक कॉइल ट्यूब्यूल। अगर हम देखें तो यहां पर इसके साथ एक ट्यूब्यूल है जिसको आप अभी एपिडेडमिस कह रहे हैं, वो इसके इस तरह कॉइल्ड होती है टेस्टिस के ऊपर, इसकी बैक साइड पर। ये आ गई एपिडिडमस, ठीक है। उसके आगे जो है वो बेसिकली क्या होगा, डक्ट शुरू हो रहा होगा जिसको हम क्या कहते हैं, डक्टस डेफरेंस। अब यहां पे सिंपली डक्टस डेफरेंस के बाद जो स्पर्म्स हैं वो गुजरेंगे सेमिनल वेसिकल से, और सेमिनल वेसिकल्स कुछ सिक्रीशंस उनमें ऐड करेंगे। ये डक्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं है लेकिन ये सिक्रीशंस ऐड करते हैं। सेमिनल वेसिकल के बाद यहां पर दे विल एंटर प्रोस्टेट। प्रोस्टेट में एंटर नहीं होंगे लेकिन सीक्वेंशली जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो इनके अंदर सिक्रीशंस ऐड करेगा। जो नेक्स्ट डक्टस डेफरेंस के बाद डक्ट होती है वो शॉर्टेस्ट डक्ट होती है जिसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ये शॉर्टेस्ट डक्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। जो इजैकुलेटरी डक्ट है वहां पर उसकी दोनों साइड्स के ऊपर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है, वो भी अपनी सिक्रीशंस को स्पर्म्स में ऐड करता जाता है, और लास्ट में आ जाता है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा से इजैकुलेशन हो जाती है, इट इज इजैकुलेटेड आउट। अब यहां पे ना एक बात है बड़ी इंपॉर्टेंट, देखें यूरिनेशन भी किसके जरिए होती है,
यूरेथ्रा के जरिए मेल्स में, और स्पर्म इजैकुलेशन भी कॉमन ओपनिंग है। तो इसलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम कहते हैं जी यूरिनो जेनिटल सिस्टम, क्योंकि यहां से स्पर्म इजैकुलेशन भी होनी है और यूरिनेशन भी होनी है कॉमन ओपनिंग से। तो सिंपली आप ये देखिए कि हमने देखा कि इस तरीके से जो स्पर्म्स हैं वो बने किसमें, बनते कैसे हैं वो हमने देखना है। बने किसमें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। बनने के बाद वो एक डक्ट सिस्टम से गुजर के फाइनली इजैकुलेट हो रहे हैं। जहां पर हमने ये भी डिस्कस कर लिया डक्ट सिस्टम के साथ ही हमने ये भी देख लिया कि वेरियस यहाँ पर ग्लैंड्स हैं, जिसमें सेमिनल वेसिकल है पहला रास्ते में, प्रोस्टेट ग्लैंड है रास्ते में, और तीसरा इन डक्ट्स के रास्ते में आता है जी साइड पर बल्बोयूथ्रल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल भी पेयर्ड है, बल्बोयूथ्रल ग्लैंड भी पेयर्ड है। ये जो प्रोस्टेट होता है ना ये सिंगल लार्ज ग्लैंड है, ठीक है। तो ये तीनों भी रास्ते में ना जैसे जैसे स्पर्म्स जो हैं समझे गुजर रहे हैं एक रोड पे हैं, तो दोनों साइड पर ग्लैंड्स हैं, वो थोड़ा थोड़ा इनको ना और सिक्रीशंस दे रहे हैं कि चलो एनर्जी ले जाओ, फ्रक्टोज ले लो, थोड़ा सा एसिड भी ऐड कर लो, वो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली ये आ गया हमारा डक्ट सिस्टम, और साथ में हमने देख लिया कि एसेसरी ग्लैंड्स भी हैं। अब हमने थोड़ा सा ये डिस्कस करना है कि एसेसरी ग्लैंड्स की सिक्रीशन होती क्या है, ठीक है। अब हम उसको भी देखते हैं। ये क्या हमारा एसेसरी ग्लैंड, ये चला गया, ये क्लियर है आपको, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब बेटे एसेसरी ग्लैंड्स, जब हम बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड्स की तो तीन नाम आपने पढ़ लिए हैं कि अगर स्पर्म जा रहे हैं ना एक रोड से तो साइड पे वो खड़े हुए हैं लेके कि ये लो एनर्जी, थोड़ा एक बैग फ्रुक्टोज का दे दिया, एक बैग जो है वो एल्कलाइन सिक्रीशन का दे दिया, एक म्यूकस का दे दिया, ठीक है, ताकि स्पर्म्स को कोई प्रॉब्लम ना आए, आसानी से वो पैसेज वे ले सके। अब एसेसरी ग्लैंड में ना हमने एक नाम देखा सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल्स की आप बात करते हैं तो इसके अंदर ना सिंपली जो ये सिक्रीशन मेन ऐड करता है वो होती है जी फ्रक्टोज। इट एड्स फ्रक्टोज टू द स्पर्म्स, जो कि मेन एनर्जी सोर्स के तौर पर काम करेगा, क्योंकि स्पर्म सेल्स हैं, उनको अपने सर्वाइवल के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जब एंटर होंगे तो उनको कहाँ जाना पड़ता है, ओविडक्ट तक फर्टिलाइजेशन करने के लिए। दे शुड सर्वाइव, दे शुड हैव अ परमानेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फ्रक्टोज ऐड हो जाता है, ये एनर्जी सोर्स होता है, और सेमिनल वेसिकल्स की मेन सिक्रीशन ये होता है। फिर मेन सिक्रीशन हमने देखनी है। फिर हमारे पास हमने ना नाम देखा है आपने प्रोस्टेट का, ठीक है। जब आप प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करते हो तो प्रोस्टेट ग्लैंड मेनली ऐड करता है इसके अंदर सिट्रेट, इसके अंदर ऐड करता है सिट्रेट, ठीक है, जिसको स्लाइटली एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी देता है, ठीक है। फिर हमारे पास ये थोड़ा सा उसको एंटीसेप्टिक बना देता है कि कोई बैक्टीरिया वगैरह इसको अटैक ना कर सके सीमेन को। सीमेन क्या होता है आगे देखते हैं। फिर हमारे पास आता है जी तीसरी चीज जो कि है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको भी हमने देखा है कि कॉपर भी कहते हैं। जब आप बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की बात करते हैं तो ये बेसिकली मेनली जो सिक्रीट करता है वो करता है जी म्यूकस, साथ में कुछ इसमें ऐड होती है एल्कलाइन सिक्रीशंस, ये ऐड करता है, ये वो ऐड करता है, ठीक है। अब बच्चे सिंपली हमारे पास एक और भी एंजाइम इसमें ऐड होता है फ्रक्टोज के साथ, जिसको हम बोलते हैं वेसिकुलेज। वेसिकुलेज ये ना कोएगुलेट करवाता है सीमेंट को, जैसे सीमेंट डिस्चार्ज होता है ना वो इसको कोगुलेट करा देता है, थोड़ा सा ना जेली लाइक कंसिस्टेंसी दे देता है ताकि वो बेसिकली बिखर ना जाए, वो डिहाइड्रेट ना हो जाए। अच्छा ये आ गया। लास्ट में जो हमने जिक्र किया था वो किया था हमने मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन का, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन का जो कि पेनिस था। अब देखिए सिंपली ये जो पेनिस है ना वो है मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। इसका काम क्या है, इसने ना ट्रांसफर करने हैं स्पर्म्स बेसिकली टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट।
ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर करेगा स्पर्म, सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व है। अब इसमें ना स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। इसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं विच कैन फिल विद ब्लड। उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर ब्लड भर सकता है, विच कैन फिल विद ब्लड टू कॉज इरेक्शन, ताकि ये स्पर्म्स को लॉन्च कर सके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, अब ना एक ओवरव्यू लेते हैं। ये देखिए पार्ट्स थे, बिल्कुल माइंड में आपने क्लियर रखना है, क्रिस्टल क्लियर हर चीज कि कौन कौन से पार्ट्स थे। हमने देखा जी टेस्टिस है, स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है, डक्ट सिस्टम है, स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, सिक्रीशंस ऐड कर रहे हैं, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, स्पर्म्स को ट्रांसफर कर रहा है, ये सब चीजें देखी। अब ना हम इसका एक ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये समझे हमारे पास है बेसिकली, ये समझे हमारे पास है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ हर चीज को रिकॉल करते जाएं, क्योंकि अब हमने इसको रिकॉल करना है। तो सिंपली ताकि हमें कोई किसी किस्म की इसमें कंफ्यूजन ना हो, ये अच्छा जी, अब हमने ना इसको रिकॉल करना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये है हमारे पास बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक रफ सी डायग्राम, जिससे हमें आइडिया हो जाए कि इसके अंदर बेसिकली लोकेटेड क्या क्या चीजें हैं। अब ये आ गया हमारे पास ब्लैडर, ये आ गया डक्ट। देखिए सिंपली सबसे पहले अगर हम देखें तो ये तो आ गए टेस्टिस। टेस्टिस के अराउंड कॉइल्ड है ये चीज सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। सेमिनिफेर ये जो अंदर होता है ना, इसके अंदर यहाँ पर, यहाँ ये है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, और इसके अराउंड जो कॉइल्ड है वो है एपिडिडिमस। अब ये जो आपको एक डक्ट नजर आ रहा है बड़ा सा, दिस इज वॉस डेफरेंस, जिसको आप डक्टस डेफरेंस भी कहते हैं। स्पर्म यहाँ प्रोड्यूस होते हैं और फिर उसके बाद ये एपिडिडमस में आते हैं, और एपिडिडमस इनको किधर पहुंचा देती है, इधर वॉस डेफरेंस में। उससे आगे ये वॉस डेफरेंस के पास चले जाते हैं। वॉस डेफरेंस से ना ये बेसिकली ज्वाइन करते हैं सेमिनल वेसिकल्स को, बल्कि इनके साथ ना ये आ गई सेमिनल वेसिकल्स, ये ग्लैंड्स हैं। तो डक्टस डेफरेंस जो होता है उसके अंदर ये सिक्रीशंस ऐड हो जाती हैं, ठीक है। ये अब ये राइट और लेफ्ट साइड से ये जो डक्टस डेफरेंस है ये मिलके ना एक शॉर्ट सी डक्ट बनाता है, जिसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। और बिल्कुल ब्लैडर के नीचे ये है ब्लैडर, ये है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो आप ये देखिए साथ में ये जो भी हमने ग्रीन बनाए ये है सेमिनल वेसिकल्स, ये है बेसिकली सेमिनल वेसिकल्स। हम इसका कलर, ये आ गई सेमिनल वेसिकल, जिन्होंने अपनी सिक्रीशंस को इसके अंदर ऐड किया है। ये जो डक्ट बनी है, ये जो वॉस डेफरेंस ने शॉर्ट डक्ट बनाई है, इसका नाम अभी हमने बताया क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट है। टेस्टिस, एपिडिडिमस, वॉस डेफरेंस। वॉस डेफरेंस राइट और लेफ्ट से ज्वाइन करके शॉर्ट डक्ट बना रहे, इजैकुलेटरी डक्ट। साथ में इनके ये सेमिनल वेसिकल्स थे जिन्होंने इनके अंदर कोई सिक्रीशन ऐड की, जो हम देख चुके हैं कौन सी। फिर एट द बेस ऑफ, ये जो बेस होती है बेसिकली किसकी बेस, ब्लैडर की, यहां पर ना पीछे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, वो सिंगल ही है लेकिन वो बड़ा होता है ना, इसलिए बोथ साइड्स पर दिखाई दे रहा है। यहां पर आ गया जी प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड।
ये भी सिक्रीशन ऐड करेगा। फिर हमारे पास ये कंटिन्यू होता है, ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है, और ये बनाएगा बेसिकली, ये एंटर हो जाएगा यूरिथ्रा में। इट एंटर्स इनटू यूरिथ्रा, ठीक है, ठीक है। ये अब आपके पास एंटर हो रहा है, ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है ना, इट एंटर्स इनटू यूरिथ्रा। नेक्स्ट जो आपके पास पार्ट है वो है यूरिथ्रा। इजैकुलेटरी डक्ट के नीचे अगेन यहां पर हमारे पास दोनों साइड्स पर इस तरफ इजैकुलेटरी डक्ट के पास ग्लैंड्स होते हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। ये वाले हमारे पास क्या कहलाते हैं, कॉपर्स ग्लैंड, जिनका नाम अभी हमने देखा कि बल्बोयूथ्रल ग्लैंड्स भी है। अब बेटे आप ये देखिए कि सिंपली हमारे पास ये जो पेनिस होता है ना, इसके आगे एक फोर स्किन होती है, इसके आगे ना एक फोर स्किन होती है। इस फोर स्किन को हम बोलते हैं प्रप्यूस। ये जो इतना पोर्शन है इसको हम बोलते हैं पेनिस ग्लैंड्स, ठीक है। तो यहां से स्पर्म्स की इजैकुलेशन हो जाएगी आउट। ये हमने देखा बेटे, ये ना एक रफ सा ओवरव्यू है, आप देखें सिंपली क्या क्या पार्ट्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, क्या कैसे कैसे वो इजीएस्ट वे, उनमें क्या क्या सिक्रीशंस ऐड हो रही हैं, इजैकुलेटरी डक्ट से यूरिथ्रा, यूरिथ्रा से आगे बाहर, फोर स्किन पेनिस की प्रप्यूस है, और इसके ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर दिस वन, ये है पेनिस ग्लैंड्स। तो ये एक रफ सा हमारे पास स्केच है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो ये देखिए ब्लैडर भी यूरिन जो भेज रहा है वो यूरिथ्रा के जरिए बाहर भेज रहा है। स्पर्म्स के रिलीज को हम बोलते हैं स्पर्म इजैकुलेशन। आई होप कि आपको हर एक बात ये क्लियर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी सा टॉपिक है। अब हम आ जाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस पे कि स्पर्म्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं। इसके अंदर हर एक चीज इस तरह इंक्लूडेड है बच्चे कि आपको किसी और सोर्स की जरूरत नहीं है। आप ये कंप्लीट लेक्चर सुने और जो भी अगर कोई डाउट्स हो वो आप पूछ सकते हैं। तो हमारे पास ना स्पर्मेटोजेनेसिस, अब हमने करना है टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी के प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। जब आप स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे ना, तो हमने पहले ये बात कर ली है किधर होती है, हाँ जी किधर होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। अब ये बड़े गौर से सुनना है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बड़ा जरूरी है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है ना, ये इस तरह, उनकी जो लाइनिंग के सेल्स होते हैं, ये इनको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। इनका नाम जो है वो है जी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं। अब इनमें ना डिवीजन होती है, अब यहाँ पे हम साथ साथ देखते हैं, ये आगे समझें आपके प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, दे अंडरगो माइटोसिस। इनमें ना माइटोसिस होती है, और माइटोसिस से जो एक सेल है वो डिवाइड होकर अपनी मजीद एक कॉपी बनाता है। तो यहां पर एक मजीद लेयर सेल्स की ऐड हो जाती है इसमें, इसमें जी एक मजीद लेयर सेल्स की ऐड हो जानी है, क्योंकि ये सेल्स डिवाइड होते हैं ना, एक मजीद लेयर ऐड हो गई। उन सेल्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए। ये जो स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए है ना, ये एक लेयर जो बना रहे हैं, जो नेक्स्ट एक लेयर बनाई है सेल्स की इन्होंने, उसको हम बेसिकली बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। एमसीक्यू आ चुका है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर ये जो स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए सेल्स हैं, दे अंडरगो माइटोसिस अगेन। ये दोबारा माइटोसिस करते हैं, रिपीटेड माइटोसिस, दो बार होनी है माइटोसिस, ठीक है, दोबारा इन्होंने माइटोसिस कर लेनी है। मजीद ये वाले सेल्स डिवाइड हुए, इन्होंने एक और लेयर बना ली। ये जो मजीद एक लेयर बन रही है ये वाली, ये वाले सेल्स को अब हम बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी। ये जो एक लेयर मजीद ऐड होगी इसका नाम होगा जी जर्मिनल एपिथेलियल लेयर।
यहां से अब कहानी शुरू होती है। नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़े गौर से बात ने सुननी है। अब नेक्स्ट स्टेप में नो माइटोसिस नो मियोसिस पूछा भी ये जाता है। ये जो स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी है ना, सिंपली दे विल डिफ्रेंशिएट इनटू, ये डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, एनलार्ज हो जाएंगे सेल्स में, जिनको हम नाम दे देंगे जी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट, सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखें, सबसे पहले क्या हुआ, रिपीटेड माइटोसिस हुई है 2 टाइम्स। पहले जो लाइनिंग के सेल्स थे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, उन्होंने माइटोसिस करनी है, ठीक है, और एक और लेयर सेल्स की ऐड करनी है स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए, और लेयर को बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। अगेन माइटोसिस होनी है, टाइप बी सेल्स बनने हैं जिनकी लेयर को जर्मिनल एपिथेलियल लेयर कहते हैं। बेटे एमसीक्यू आता है कि स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो बनते हैं वो माइटोसिस से बनते हैं, मियोसिस से बनते हैं, या डिफरेंशिएशन से, तो यहां पर होनी है डिफरेंशिएशन। अब यहां से हमने देख लिया कि सिंपली यही सेल्स एनलार्ज हो गए और इन्होंने बना लिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अपॉन डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब ये सिंपली हमारे पास यहां से शुरू होगी मियोसिस, यहां से शुरू होगी अब मियोसिस, ये इसी को हम देखेंगे। अब यहां से आगाज होना है जी मियोसिस का। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स विल अंडरगो मियोसिस। मियोसिस में आपको अच्छी तरह पता है कि 2 डिवीजन होती है, कंसेक्टिव मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें मियोसिस 1 होगी, और मियोसिस 1 के रिजल्ट में जो 2 सेल्स बनेंगे, ये 2 सेल्स बन गए मियोसिस 1 के, हम इनको नाम देंगे बेसिकली, ये कहलाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। मियोसिस 2 होगी। अब हमारे पास आना है मियोसिस 2 ने। मियोसिस 2 में फर्दर ये जो दोनों सेल्स हैं ये भी डिवाइड कर जाएंगे। आपको पता है मियोसिस में 1 सेल डिवाइड्स इन 4, एक सेल 4 में डिवाइड करता है, 2 में नहीं करता, और जो रिजल्टिंग सेल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ होता है। यहां पर मजीद ये भी डिवाइड करके 2 सेल्स बना देगा, और ये भी डिवाइड करके 2 सेल्स बना देगा। ये जो फाइनल सेल्स बनेंगे इनका नाम रखा है जी स्पर्मेटिड्स, ठीक है। और यहां पे क्लियर, मियोसिस 1 के रिजल्ट में अब एमसीक्यू कैसे पूछते हैं कि जो प्राइमरी जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो किसका प्रोडक्ट है, मियोसिस 1 का, माइटोसिस का, मियोसिस 2 का, या डिफरेंशिएशन का। तो हमें पता हो कि मियोसिस 1। स्पर्मेटिड्स किसका प्रोडक्ट है, मियोसिस 2 का। अब देखें, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था वो डिप्लॉइड था, क्योंकि इससे पहले माइटोसिस हो रही है। डिप्लॉइड जो सेल होता है ना, वो बेसिकली उसका जो वो होता है ना डीएनए, वो डिवाइड करता है और वो 4n हो जाता है, यानी डिप्लॉइड है तो वो क्या हो जाएगा 4n। हर एक डीएनए डिवाइड करेगा और अपनी एक कॉपी भी बना लेगा ना, तो वो 4n, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं 4n से। डिप्लॉइड होता है ना नॉर्मली 2n, वो डबल कर लें 4n। मियोसिस 1 में ये 2n और ये 2n हाफ रह जाएगा, और ये आपके पास मियोसिस 2 जिसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं उसमें हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। तो ये एमसीक्यू आया हुआ है कि रेशियो ऑफ डीएनए कितनी है प्राइमरी, सेकेंडरी और जो स्पर्मेटिड्स हैं उनमें, तो दैट इज 4n, फिर उसके बाद 2n, और फिर उसके बाद ये आ जाता है सिंगल हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। अब ये सेल्स बने हैं, हम तो बात करी जा रहे हैं स्पर्म की। तो स्पर्म क्या होता है, ये नेक्स्ट स्टेप ये होता है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ये जो स्पर्म्स हैं ये डिफरेंशिएट होते हैं, ये जो स्पर्मेटिड्स हैं सेल्स, ये डिफरेंशिएट होते हैं सेल्स में। सेल्स तो ये हैं, ये डिफरेंशिएट होते हैं स्पर्म में। अब देखिए, डिफरेंशिएशन में एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म शेड हो जाता है, ठीक है, और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। एक इसमें बनता है हेड, फिर यहां पर होता है नेक, नेक के बाद यहां पर मिडल पीस, मिडल पीस के बाद यहां पर टेल। अगर आप देखें ये जो हेड रीजन होता है इसके अंदर होगा इनका हैप्लॉइड न्यूक्लियस,
और इसकी टिप पर यहां पर बेसिकली एक गोल्जी वेसिकल होती है जो गोल्जी अपरेटस ने बना के रिलीज की होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। इसके मिडल पीस के अंदर अगर आप इसके मिडल पीस को देखें तो इसमें स्पाइरली अरेंज्ड बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और जो इसका नेक होता है, नेक रीजन होता है, उसमें ना यहाँ पर पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं जिनसे फिलामेंट निकलता है टेल बनाने के लिए। तो अब हम देखते हैं, ये देखिए इसके मेजर पार्ट्स, हेड, नेक, मिडल पीस। स्पर्मेटिड का इस तरह की शेप में ट्रांसफॉर्म होना क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म प्रोडक्शन था और स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्म्स। ये इस शेप में आ गए। अब हेड रीजन के अंदर ये क्या मौजूद है? इनका न्यूक्लियस, जो कि इस वक्त हैप्लॉइड है क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम पेयर में नहीं है। इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। ये एक वेसिकल है। इसके अंदर ना एंजाइम पैक होता है हायालुरोनिडेज। ये 2023 में एमसीक्यू आ चुका है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हायालुरोनिडेज? यू शुड नो। हायालुरोनिडेज क्या करता है? ये डाइजेस्ट करता है, या ये बेसिकली जो एग सेल मेम्ब्रेन है उसको, या एग की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं उनको डाइजेस्ट करता है फॉर पेनिट्रेशन। ये पेनिट्रेशन के लिए हेल्प करता है ताकि ये एंटर हो सके। ये पैक्ड होता है एक्रोसोम के अंदर। टेल इसको हेल्प करती है मोटिलिटी में क्योंकि ओविडक्ट में एग पड़ा हुआ है जिसको फर्टिलाइज करना है। मिडल पीस के अंदर स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं? इसको फैसिलिटेट करते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने में। ये आ गया स्पर्मियोजेनेसिस। अच्छा, उसके बाद बच्चे अब हमने देखना है कैसे स्पर्म को स्टिमुलेट कौन करता है बनाने के लिए। इसका हम हार्मोनल कंट्रोल देखेंगे और कुछ सेल्स को देखेंगे जो असिस्ट करते हैं इसको। चलें जी, ये हो गया, ये गया। देखिए आपने एक एक चीज नोट कर लेनी है सिंपली। नेक्स्ट हमने जो देखनी है चीज, वो ना कुछ सेल्स होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं इसके साथ, जो हेल्प करते हैं स्पर्म प्रोडक्शन में। टू टाइप्स के सेल्स हैं। एक होते हैं सर्टोली सेल्स, जिनको हम नर्सिंग सेल्स भी बोलते हैं, जिनको हम नर्चरिंग सेल्स भी बोलते हैं। सर्टोली सेल्स, ये सेल्स कहां पर लोकेटेड होते हैं? ये भी एमसीक्यू रेलेवेंट टू देम आ चुका है। सर्टोली सेल्स की अगर आप लोकेशन देखें तो दे आर प्रेजेंट, ये एक तो लार्ज होते हैं और ये विद इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मौजूद होते हैं। उनकी ल्यूमेन में स्पर्म्स भी होते हैं। अब इनका रोल अगर आप देखें कि क्या है, तो इनका रोल एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। यानी ये हार्मोन भी रिलीज करते हैं और कुछ सिक्रीशंस डक्ट के थ्रू भी रिलीज करते हैं। एक्सोक्राइन रोल में ये क्या करते हैं? बेसिकली सिक्रीट करते हैं कुछ फ्लूइड जो कि क्या करता है? विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, नरिशमेंट एंड लुब्रिकेशन टू स्पर्म्स। और वो डेवलपिंग स्पर्म्स को लुब्रिकेशन, नरिशमेंट और वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, नर्सिंग करते हैं उनकी। एंडोक्राइन रोल में बेटे ये मेनली सिक्रीट करता है दो हार्मोन्स, एक इनहिबिन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इनहिबिन है इसमें और दूसरा इसके अंदर क्या है? बेसिकली एक्टिविन। ये दोनों मिलके रेगुलेट करते हैं स्पर्म काउंट को। अगर स्पर्म काउंट हाई हो, अगर स्पर्म काउंट हाई है तो इनहिबिन रिलीज होता है और उसको कम करता है, और अगर स्पर्म काउंट लो है तो एक्टिविन रिलीज होता है और उसको इंक्रीज करता है। तो इस तरह सर्टोली सेल्स नरिशमेंट भी प्रोवाइड करते हैं और रेगुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को नॉर्मल रेट पर। इसके अलावा इसके साथ एसोसिएटेड हैं लेडिक सेल्स। जो लेडिक सेल्स हैं उनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स। अब ये कहां पर लोकेटेड होते हैं? तो
तो इनकी अगर आप लोकेशन देखें तो दे आर एक्चुअली लोकेटेड, ये यहां से हम देखते हैं बच्चे, ये एक्चुअली में लोकेटेड हैं कहां पर, बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में जो जगह है उनके बाहर, जैसे अगर ये टेस्टिस है और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, तो यहां पर जो उनके दरमियान में जगह है यहां पर ये मौजूद होंगे, और जो अंदर होंगे वो सर्टोली सेल्स होंगे। ये क्या करते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की अगर आप बात करें बिटवीन ये होते हैं, ये रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन को, रिलीज टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करते हैं। अब वो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, अगर हम उसका रोल देखें तो दैट ब्रिंग्स सेकेंडरी सेक्सुअल मेच्योरिटी इन मेल्स, वो सेकेंडरी सेक्सुअल मेच्योरिटी को लेके आता है इन मेल्स। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो एंश्योर करता है नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस, कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो नॉर्मल हो, ये इंश्योर करता है। ठीक हो गया। अब सिंपली लास्ट जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो इसका हार्मोनल कंट्रोल है, कि हार्मोन्स कैसे इसको रेगुलेट करते हैं। अच्छा, जब हम बात करेंगे अबाउट इट्स हार्मोनल कंट्रोल, के हार्मोनल कंट्रोल क्या है इनका, तो प्यूबर्टी में ना सबसे पहले आपने याद रखना है कि प्यूबर्टी, जैसे ही हम प्यूबर्टी की एज में आते हैं तो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है हमारे पास गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का टारगेट है एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी इसके कहने पर भेजता है बेसिकली दो हार्मोन्स, एक एफएसएच और एक इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आईसीएसएच। एफएसएच का टारगेट क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियल लाइनिंग, एपिथेलियल लाइनिंग जहां पर वो स्टिमुलेट करता है सेल्स की डिवीजन को, और सर्टोली सेल्स जिनको स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन के लिए। ये दोनों चीजें मिलके इनिशिएट करवाती हैं किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को। मेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का आगाज हो जाता है। अच्छा बच्चे, मेल्स के अंदर जो बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है फ्रॉम प्यूबर्टी एंड डेथ तक जारी रहता है। स्पर्म्स की प्रोडक्शन कंटिन्यू रहती है, वो नहीं रुकती। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो बात हो जाएगी एलएच के बारे में। ठीक है, जो एलएच है ना वो बेसिकली स्टिमुलेट करता है इंटरस्टिशियल सेल्स को। और एक बात जो आपने बेसिकली याद रखनी है वो ये है कि जो बेसिकली एलएच है ना उसको मेल्स में कहते हैं आईसीएसएच। एलएच और आईसीएसएच सिनोनिमस टर्म्स हैं। ठीक है, और ये टारगेट करता है इंटरस्टिशियल सेल्स को। इंटरस्टिशियल सेल्स को हम लेडिक सेल्स भी कहते हैं, हमने पहले ही पढ़ लिया। ठीक है, उनको ये टारगेट करेगा। इसके रिस्पॉन्स में ये रिलीज करेंगे टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के बारे में पहले ही हमने पढ़ लिया है कि टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग्स सेक्सुअल मेच्योरिटी, सेकेंडरी सेक्सुअल मेच्योरिटी इन मेल्स एंड इट इंश्योर्स नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सिंपली यहां पर टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेंगे आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है ना बेसिकली इट नेगेटिव फीडबैक्स, ये नेगेटिव फीडबैक करता है टेस्टोस्टेरोन एफएसएच को भी और आईसीएसएच को भी। ठीक है, तो मेनली क्या होता है, ताकि टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट भी रेगुलेट हो, और दूसरी बात ये एफएसएच की सिक्रीशन को भी नेगेटिव फीडबैक करता है ताकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसका काउंट, स्पर्म काउंट नॉर्मल रहे। अगर हम देखें नॉर्मली तो सिंपली बेटे जो मेल स्पर्म्स है ना दे आर रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ सीमेन।
वो सीमेन की फॉर्म में रिलीज होते हैं। सीमेन क्या है? तो सीमेन एक वाइट स्टिकी मिक्सचर है जिसके अंदर स्पर्म्स भी हैं, कॉन्टेनिंग स्पर्म्स, इसके अंदर स्पर्म्स भी हैं और एसेसरी ग्लैंड्स की सिक्रीशंस भी हैं। सिंपली सीमेन एक वाइट मिक्सचर है जिसमें एसेसरी ग्लैंड्स की सिक्रीशंस भी हैं और साथ में स्पर्म्स भी मौजूद हैं। इन अ हेल्दी मेल 2 to 5 ml जो सीमेन है दैट इज इजैकुलेटेड पर इजैकुलेशन, और एक हेल्दी मेल के अंदर 120 to 150 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं बेसिकली इस सीमेन में पर इजैकुलेशन। इतने स्पर्म्स इजैकुलेट होते हैं, बट वन इज लकी इनफ टू रीच एग। सिर्फ एक इनमें से फर्टिलाइज कर पाता है एग को आउट ऑफ मिलियंस ऑफ दी स्पर्म्स। तो सिंपली एक हेल्दी मेल में 400 मिलियन स्पर्म्स पर डे प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब बच्चे ये तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया कंप्लीट। अब कुछ चीजें अगर हम देखें तो सिंपली जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अगर उसके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आए, कोई एबनॉर्मेलिटी हो, तो मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो बेसिकली कुछ कंडीशंस जैसे कि एजूस्पर्मिया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, erectile dysfunction and oligospermia, they are related to male infertility issues. एजोस्पर्मिया के अंदर सिंपली स्पर्म्स डिफेक्टेड होते हैं। डिफेक्ट इन स्पर्म, जो स्पर्म्स है ना वो डिफेक्टेड है, उनके अंदर मोटिलिटी नहीं है, उनके अंदर कोई हेड प्रॉपर नहीं बना हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया ठीक नहीं है, तो डिफेक्टेड स्पर्म्स है जिसकी वजह से वो फर्टिलाइज ही नहीं कर पाते एग को। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में पेनिस इज नॉट एबल टू गेट इरेक्शन और वो कॉपुलेशन ही नहीं कर पाता। ओलिगोस्पर्मिया लो स्पर्म काउंट है, स्पर्म काउंट लो होने की वजह से इनफर्टिलिटी का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये था हमारा कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप कि आपको इसमें से हर चीज क्लियर है। कोई भी अगर क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। तो ये सारा हर एस्पेक्ट से हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर के बाद आपको किसी और सोर्स की जरूरत नहीं रहती। आप अच्छे से इसको अगर याद कर लें, नोट कर लें, तो आपका ये कंप्लीट टॉपिक तैयार हो जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट हम कवर करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा जी, तो हमने देखा डिटेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके पार्ट्स को, और हमने लास्ट में एक बात की कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो oogenesis का प्रोसेस है वो है साइक्लिक। साइक्लिक मतलब कि मेल्स की तरह कंटिन्यूअसली हर दिन स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो रहे, बल्कि फीमेल्स के अंदर जो एग प्रोडक्शन है तकरीबन 28 डेज में कंप्लीट होती है, और ये साइकिल रिदमिक है, 28 डेज बाद दोबारा से स्टार्ट होता है। तो सिंपली अभी हमने देखना है कि जो 28 डेज हैं इसके अंदर एग प्रोडक्शन होती कैसे है। हम यहाँ पर आज देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एफएससी का भी, इसके अलावा एमडी कैट का भी। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की अगर हम बात करें तो सिंपली पहली बात तो जो आपने याद रखनी है कि अनलाइक मेल ये कंटिन्यूअस नहीं बल्कि कंटिन्यूअल प्रोसेस है। कंटिन्यूअल प्रोसेस हम उसको कहते हैं जो रेगुलर इंटरवल्स पर रिपीट हो। अब पहली बात तो ये कि ये एक रिदमिक प्रोसेस है, ये एक रिदमिक एक्टिविटी है विच रिपीट्स एवरी 28 डेज। 28 डेज तकरीबन एक लूनर मंथ है। तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल।
जो वर्ड मेंस्ट्रुअल है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम मेंसेस, जिसका मतलब है अबाउट अ मंथ, क्योंकि इसके अंदर एक मंथ लग रहा है तो दैट वुड बी अबाउट अ मंथ, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। ये जो पूरा बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इट इन्वॉल्व चेंजेस इन होल फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इस दौरान जो पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें चेंजेस आते हैं, क्योंकि हमने देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम सिर्फ गैमीट प्रोड्यूस नहीं करना बल्कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट भी करना है। तो पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर आता है चेंज। अच्छा, उसमें बेसिक क्या होता है, हमारे पास दो साइकिल्स होते हैं जो कि कोइंसाइड कर रहे होते हैं, एक ओवेरियन साइकिल और एक यूटेराइन साइकिल। ये दो साइकिल्स होते हैं जो कि कोइंसाइड कर रहे होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। ओवेरी के अंदर जो चेंजेस आते हैं हम उनको ओवेरियन साइकिल बोलते हैं, और जो यूटेराइन साइकिल में यानी यूट्रस में जो चेंजेस आते हैं उनको हम बोलते हैं यूटेराइन साइकिल। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे होते हैं, यानी यहां पर एग प्रोडक्शन शुरू हुई, वहां पर एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन की तैयारी स्टार्ट हो गई, वहां पर डेवलपमेंट के लिए यूट्रस भी अपने आप को प्रिपेयर करेगा। ओवरी में एग प्रोडक्शन और इसी तरह जो आपके पास यूट्रस है वहां पर डेवलपमेंट की तैयारी शुरू हो जाएगी, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। ये जो होल हमारा साइकिल है ना, दैट इज कंट्रोल्ड बाय गोनेडोट्रोपिन्स। इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स, जिनको हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन्स। पूरा साइकिल कंट्रोल करते हैं गोनेडोट्रोपिन्स। अब फर्स्ट टाइम इस साइकिल का स्टार्ट होना कहलाता है मेनार्के, फर्स्ट पीरियोडिक साइकिल। हम ये कहते हैं कि फर्स्ट टाइम प्यूबर्टी में इस साइकिल का जब आगाज होता है तो हम उसको बोलते हैं मेनार्के। फीमेल्स में अनलाइक मेल ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ये स्टॉप हो जाता है, और इसके कंप्लीट स्टॉपेज को हम बोलते हैं मिनोपॉज। मिनोपॉज जो है वो इसका कंप्लीट स्टॉपेज है। अब फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है ना वो इन दोनों स्टेजेस के दरमियान में है। अगर देखें तो फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो मेनार्के से मेनोपॉज के दरमियान में है। अब ऐसा क्यों होता है वो भी हम देखेंगे। अब सिंपली ये तो जनरली हमने पढ़ा अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम देखते हैं कि ये सब कुछ होता कैसे है। लेट्स डाइव इनटू इट। बहुत इंटरेस्टिंग और मजे का साइकिल। देखिए सिंपली इसके अंदर ना हम स्टार्ट करते हैं, इसकी टोटल 4 फेजेस होती है। नॉर्मली हम इसका स्टार्ट लेते हैं मेंस्ट्रुअल फेज से, लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि एग प्रोडक्शन होती कैसे है। तो हम इसको ना स्टार्ट करेंगे फॉलिकुलर फेज से। पहली फेज मेंस्ट्रुअल फेज ही होती है, लेकिन क्योंकि हम एग प्रोडक्शन का अमल सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं कि वो कैसे होता है, तो हम इसका आगाज करते हैं फॉलिकुलर फेज से। फॉलिकुलर फेज जो होती है ना, बेसिकली उस दौरान क्या होता है, सबसे पहले जैसे ही प्यूबर्टी का आगाज हुआ, यानी बॉडी मैच्योर हो गई कि अब रिप्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, जैसे प्यूबर्टी का आगाज हुआ तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होना है हार्मोन। हाइपोथैलेमस से आएगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस कहेगा जी अब गोनेडोट्रोपिन भेज दो, टाइम हो गया है, अब रिप्रोड्यूस करो, स्पीशी बचाओ। तो सिंपली आपके पास क्या होगा, हाइपोथैलेमस ने गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भेज देना है कि अब बॉडी मैच्योर हो गई है। इसने जाना है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जब इसने जाना है तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने इसके कहने पे रिलीज करना है एक हार्मोन जिसका नाम है एफएसएच। ठीक है, एफएसएच आ गया। अब ना हम स्पेसिफाई करते हैं रोल ऑफ एफएसएच को भी। इसी फेज के दौरान एफएसएच ने क्या करना है। अच्छा, एफएसएच ने ना आते ही टारगेट करना है, कल हमने देखा था, अभी इसी लेक्चर में हमने देखा, अभी इसी लेक्चर में हमने देखा कि सिंपली जो एफएसएच है ना वो आएगा तो हमारे पास ओवरी में ना पड़ी हुई है प्राइमरी फॉलिकल्स, तकरीबन 4 लाख के करीब होती हैं वो दोनों ओवरीज में। एफएसएच ने टारगेट करना है उन प्राइमरी फॉलिकल्स को।
ये वही प्राइमरी फॉलिकल्स हैं जो कि मियोटिक अरेस्ट में पड़ी हुई हैं, मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 में अरेस्टेड है। अब देखिए ये एफएसएच ना इतनी क्वांटिटी में रिलीज होता है कि ये मिनिमम 8 और मैक्सिमम 12 फॉलिकल्स के साथ बाइंड कर सकता है। तो इसलिए क्या होगा, सारी फॉलिकल्स में एकदम एग प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगी, 8 से 12, मिनिमम 8, लेट सपोज हम 12 लेते हैं कि 12 फॉलिकल्स के साथ एफएसएच जाके बाइंड करता है और उनके अंदर मियोसिस रिज्यूम हो जाती है, वो मियोसिस करना शुरू हो जाती है। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं इनकी राइपनिंग इसका काम है करवाना, इनको टारगेट करेगा। और राइपनिंग ऑफ फॉलिकल्स का मतलब क्या है कि उनके अंदर मियोसिस ने रिज्यूम हो जाना है, 12 के अंदर मियोसिस रिज्यूम हो गई। अब इनमें से क्या होगा, दे विल कंपीट विद ईच अदर, ओनली वन विल कंटिन्यू टू ग्रो, सिर्फ एक कंटिन्यू करेगी ग्रो करना, जिसको हम कहेंगे ग्रोइंग या फिर डोमिनेंट फॉलिकल, हम उसको बोलेंगे डोमिनेंट फॉलिकल। फॉलिकल्स कंप्लीट करेंगी, कंपीट करेंगी, सिर्फ डोमिनेंट फॉलिकल जो है दैट कंटिन्यूज टू ग्रो। कंटिन्यूज टू ग्रो का मतलब है उसके अंदर सिर्फ मियोसिस जारी रहेगी, ठीक है, और बाकी जो होंगी अदर्स, जो 11 बच गई, अदर्स क्या हो जाएंगी, डीजनरेट, उन्होंने ना डीजनरेट होना है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉलिक्यूलर एट्रीजिया, उनका टूट जाना फॉलिक्यूलर एट्रीजिया। इट मीन्स के वेस्ट भी हो रही है, मिनोपॉज भी होना है ना। देखिए एक तो हमारे पास 4 लाख पड़ी हुई है प्राइमरी फॉलिकल्स, हर महीने जब एफएसएच रिलीज होता है तो सिर्फ 10 से 12 मेच्योरिटी में आती है या 8 से 12, उनमें से एक एग बना पाती है, बाकी टूट जाती हैं, तो हर मंथ वेस्ट भी हो रही हैं। तो इस तरह अगर हम देखें तो एक एवरेज फीमेल की लाइफ में तकरीबन जो 500 फॉलिकल्स है ना वो ही मैच्योर हो पाती हैं, 500 टाइम्स ही तकरीबन साइकिल चलता है। अब डीजनरेट हो गई, एक जो थी उसने जारी रखा ग्रो करना और उसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, एग प्रोडक्शन का अमल चल रहा है, उसके अंदर एग प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो जारी रख रही है। इसका मतलब ये है कि उसमें जो हमने oogenesis पढ़ा है अभी कि किस तरीके से एग प्रोडक्शन होती है, किस तरीके से मियोसिस होती है, वो इसके अंदर जारी है। अब एक बात शुरू में मैंने की थी कि ओवेरियन और आपके पास यूटेराइन चेंजेस कोइंसाइड कर रहे होते हैं। यहां पर ओवरी में स्टार्ट हो गया एग प्रोडक्शन का प्रोसेस कि एग प्रोड्यूस हो रहा है, एफएसएच आया है और उसने जो फॉलिकल्स हैं, क्योंकि इन केस ऑफ फीमेल्स जो फॉलिकल्स होती हैं उन्हीं के अंदर मौजूद होता है बेसिकली oocyte जो कि एग बनाता है, तो इसी के अंदर ये अमल जारी है, ठीक है। अब हमारे पास ना इसी दौरान यूट्रस में भी चेंजेस आ रही होंगी साइड बाय साइड, तो हम इसके पैरेलल कहते हैं। जिस वक्त ओवरी में फॉलिकुलर फेज चल रही है, सेम उसी टाइम जो है हमारे पास यूट्रस में भी फेज स्टार्ट हो गई है, जिसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव का मतलब होता है डिवीजन, तो उसी वक्त, सेम उसी वक्त प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट हो गई है जी यूट्रस में। अब उसमें क्या होगा, एक तो हम एफएसएच का रोल पढ़ रहे थे कि उसने राइपनिंग ऑफ फॉलिकल्स करवाई है, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है, वो क्या करता है कि ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन के रिलीज को स्टिमुलेट करता है। अब एक दूसरा हार्मोन का नाम हमें मिल गया एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन रिलीज करवाता है फ्रॉम फॉलिकल्स, ये जो फॉलिकल्स हैं राइपनिंग ये भी रिलीज करती हैं, और इसके अलावा ओवेरियन सेल्स, ओवरी के जो लाइनिंग के सेल्स हैं वो भी एस्ट्रोजन बनाते हैं। अब ये जो एस्ट्रोजन है ना, इसका भी रोल देखिए, इसका रोल हमें पता चलेगा प्रोलिफरेटिव फेज में। एस्ट्रोजन ने क्या कर रहा है, एस्ट्रोजन का टारगेट है जी यूटेराइन वॉल, जिसका नाम है एंडोमेट्रियम, इनर लाइनिंग। एस्ट्रोजन ने वहां पर जाके क्या करना है, इसने प्रमोट करना है, प्रमोट्स थिकनिंग एंड वेस्कुलराइजेशन, ये थिकनिंग एंड वेस्कुलराइजेशन को प्रमोट करेगा एंडोमेट्रियम की। अब ये क्या बात है, ये समझना बहुत जरूरी है। यहां पर ना ये सेल डिविजन्स को प्रमोट करेगा ताकि न्यू सेल्स की लेयर्स ऐड हों एंडोमेट्रियम के साथ, क्योंकि यहां पर एम्ब्रियो ने आके इम्प्लांट होना है, उसकी डेवलपमेंट होनी है। तो वहां पर जैसे ये सिंपली हमारे पास है एंडोमेट्रियम, तो ये इसके साथ न्यू लेयर्स सेल्स की ऐड करवाएगा, तो ये थिक होती जाएगी। मोर ओवर न्यू ब्लड वेसल्स विल ग्रो इन दीज न्यू लेयर्स, इन न्यू लेयर्स में नई ब्लड वेसल्स भी होंगी। इस अमल का नाम है वैस्कुलराइजेशन एंड थिकनिंग, वो इसने कर दी प्रमोट, ठीक है।
अब हमारे पास मीनवाइल ये क्या करता है, एक और बड़ा ही जरूरी इसका रोल, इसी के हम रोल कर रहे हैं। एक तो इसने ये किया, दूसरा इट ब्रिंग्स सेकेंडरी सेक्सुअल मेच्योरिटी इन फीमेल्स। जैसे टेस्टोस्टेरोन मेल्स में लेके आता है, ये क्या करता है, ब्रिंग्स सेकेंडरी सेक्सुअल मेच्योरिटी इन फीमेल्स। फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल मेच्योरिटी लेके आता है एस्ट्रोजन। एक तो इसने तैयारी शुरू कर दी है इम्प्लांटेशन की, दूसरा ये सेक्सुअली भी मैच्योर कर रहा है। तीसरा ये क्या करता है, अगर हम देखें जो सर्विक्स का सर्वाइकल म्यूकस होता है ना, वो थिक होता है अर्ली डेज में, जैसे मंथ का स्टार्ट हुआ है, तो ये उसको क्या करता है, इसको थोड़ा सा थिन करता है। इट थिन्स म्यूकस। जो सर्वाइकल म्यूकस होता है, सर्विक्स का म्यूकस होता है, वो बड़ा गाढ़ा होता है, थिक होता है। इट थिन्स सर्वाइकल म्यूकस, ये उसको थोड़ा सा वाटरी करता है। एंड फॉर्म्स, और उसमें बनवाता है बेसिकली क्रिस्टलाइन चैनल्स को। ये उनमें क्रिस्टलाइन चैनल्स को बनवाता है टू फैसिलिटेट, ताकि ये फैसिलिटेट कर सके स्पर्म पैसेजवे को। अगर थिक सर्वाइकल म्यूकस होगा तो स्पर्म नहीं एंटर हो पाएंगे, लेकिन ये उसको थिन करेगा और उसमें चैनल्स बनवाएगा ताकि स्पर्म एंटर हो, क्योंकि स्पर्म ने ओविडक्ट तक जाना है फर्टिलाइजेशन के लिए, लॉन्ग वे टू ट्रेवल। अब सिंपली ये देखिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखिए, ये हमारे ना मेंस्ट्रुअल साइकिल की फर्स्ट फेज आई है, हमने दोनों फेजेस को एक साथ किया है। ये मेंस्ट्रुअल फेज की पहली फेजेस है, ठीक है। वैसे तो मेंस्ट्रुएशन से हम स्टार्ट करते हैं एग प्रोडक्शन में। आप कहें कि जो एग प्रोडक्शन है ना, उसकी ये फर्स्ट फेज है। उसमें फॉलिकुलर फेज जिस टाइम पे ओवरी में चल रही है, उस वक्त यूट्रस में प्रोलिफरेटिव फेज चल रही है। तो जब हम कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे तो हम इनको एज वन काउंट करेंगे कि जिस वक्त ओवरी में चल रही है बेसिकली फॉलिकुलर फेज, उस वक्त यूट्रस में प्रोलिफरेटिव फेज चल रही है। तो ये दोनों मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो कंप्लीट साइकिल है उसकी पहली फेज है। अच्छा, अब आप ये देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं, बल्कि हम इसको ऐसे भेज देते हैं, और अब हम देखते हैं जी सेकंड फेज। जो सेकंड फेज है ना, दैट इज बेसिकली ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज शॉर्टेस्ट फेज, ये एमसीक्यू आता है कि ये हमारे साइकिल की सबसे शॉर्टेस्ट फेज है। पहली बात तो ये शॉर्टेस्ट फेज, इसमें सिर्फ लगते हैं 24 घंटे, ओनली 24 आवर्स। और एक्चुअली में जो एग रिलीज वाला टाइम है ओनली 3 to 5 मिनट्स है। जो एग रिलीज होता है ओवरी से, वो सिर्फ 3 to 5 मिनट्स लेता है। अब इसमें क्या होता है, एक बात, एस्ट्रोजन के रोल्स हमने पढ़े, उसमें से एक रोल ये था कि जो एस्ट्रोजन होता है ना, एस्ट्रोजन वो नेगेटिव फीडबैक करता है एफएसएच को, वो एफएसएच की सिक्रीशन को रोकता है। जैसे ही एफएसएच की सिक्रीशन में कमी आती है ना, तो एक और हार्मोन रिलीज हो जाता है एलएच। तो एस्ट्रोजन एलएच की सिक्रीशन करवाता है और एफएसएच को रोकता है। आपने पॉइंट क्लियर करना है, एस्ट्रोजन एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक करता है। जो एफएसएच में कमी है ना, वो एलएच रिलीज करवाती है। अब एलएच का टारगेट क्या है, एलएच का टारगेट है ग्राफियन फॉलिकल, जो हमने पिछले ही टॉपिक में पढ़ा कि वो फॉलिकल जिसमें सेकेंडरी oocyte बन गया है और वो म्योटिक अरेस्ट में है, सेकंड म्योटिक अरेस्ट में, उसको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। एलएच उसके साथ बाइंड करता है और इसको रप्चर करवा देता है, ठीक है, रप्चर्स ग्राफियन फॉलिकल। इसने ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करवा देना है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सेकेंडरी oocyte है, यानी एग है। तो जब ये रप्चर होगा तो क्या हो जाएगा, इट रिलीजेस सेकेंडरी oocyte। इसमें से जो सेकेंडरी oocyte है, जो अभी म्योटिक अरेस्ट में है, वो रिलीज हो जाना है। इस अमल का नाम ओव्यूलेशन है। एक तो काम ये करवाया एलएच ने, ये ओवरी थी, अब हम इसको देखते हैं, ओवरी थी। अब ओवरी में यही बात कि ये बहुत सारे क्या थे, फॉलिकल्स। इनमें से एक जो है उसने जारी रखी मियोसिस, और यहां पर एक फ्लूइड होता है जिसको हम एंट्रम या फॉलिकुलर फ्लूइड कहते हैं। पिनोसाइटोसिस के जरिए, पिनोसाइटोसिस आपको पता है फ्लूइड इनटेक को कहते हैं, ये एग अपनी नरिशमेंट ले रहा होता है। अब क्या हुआ कि जैसे ये मेच्योर हुआ और इसके अंदर सेकेंडरी oocyte बन गया, पोलर बॉडी भी बन गई, तो
ये जो LH है जब इसके साथ बाइंड करता है तो क्या होता है कि ये इसको रप्चर करवा देगा, ये रप्चर हो जाएगी, ये रप्चर हो गई। जब ये रप्चर हो गई तो इसके अंदर जो एग मौजूद था वो निकल गया बाहर। एग के बाहर कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं जो कि हाइलुरोनिक एसिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स पर मुश्तमिल हैं, ठीक है। जो इमीडिएट बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं जोना पेलोसिडा, रिच इन ग्लाइकोप्रोटीन्स, और जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, इसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है। तो ये रप्चर करवा दिया इसने, बाहर निकल आया एग। अब क्या होगा, सिंपली ये जो रप्चर्ड फॉलिकुलर सेल्स हैं जिसमें से ये एग बाहर निकला है, LH इनको ट्रांसफॉर्म करवा देगा एक येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम। तो LH का दूसरा रोल क्या है, एक तो इसने ओव्यूलेशन करवाई है, ठीक है, और दूसरा इसने क्या करवाया है, सिंपली इसने एक अमल करवाया है जिसमें इसने जो रप्चर्ड फॉलिकल्स हैं, जो रप्चर्ड फॉलिकुलर सेल्स थे जो इसने रप्चर करवाए थे और उनमें से एग रिलीज करवाया था, ये इनको ट्रांसफॉर्म करता है एक येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। और इस अमल का नाम है ल्यूटिनाइजेशन। ठीक हो गया, एग रिलीज हो गया और जो है वो आपके पास अब ओविडक्ट में मौजूद है, फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार बैठा है। जिस वक्त ओव्यूलेटरी फेज ओवरी में हो रही है कि LH बाइंड कर रहा है ग्राफियन फॉलिकल के साथ, उसको रप्चर करा रहा है, एग को उसने उसमें से बाहर निकाल दिया कि निकलो, अब वो ओविडक्ट में कैप्चर कर लिया फिम्ब्रियाई ने इन्फंडिबुलम की, जो भी हमने देखा, और सिंपली हमारे पास दूसरा उसने क्या किया, रप्चर्ड फॉलिकल्स को जी कन्वर्ट करा दिया एक येलोइश से ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, ठीक है, इट्स क्लियर। नेक्स्ट ना, इस वक्त यूट्रस में कोई तब्दीली नहीं आ रही होती, तो ओव्यूलेटरी फेज जो होती है वो ओवेरियन साइकिल की ही फेज है। पहली फेज आ गई जो है फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव, दूसरी आ गई ओनली ओव्यूलेटरी फेज, कंप्लीट अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का जिक्र करें। थर्ड फेज आती है जो कि लॉन्गेस्ट फेज है, उसको हम कहते हैं जी पोस्ट ओव्यूलेटरी, उसको हम बोलते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, और इसका नाम है एक्चुअली में सिक्रीटरी फेज, और इसी को हम कहते हैं ल्यूट्रियल फेज। ये सारे पॉइंट्स हम दिखते हैं। नेक्स्ट फेज में क्या होता है कि ओवरी में चल रही होती है ल्यूटियल फेज और उसके बिल्कुल पैरेलल यूट्रस में चल रही होती है हमारे पास सिक्रीटरी फेज। दोनों के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं सेम टाइम पर। समरी भी ड्रॉ करेंगे। आप देखें, हमने कॉर्पस ल्यूटियम देखा, लास्ट हमने इसको छोड़ा कॉर्पस ल्यूटियम पर। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, आपने पढ़ा येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, ग्लैंड है, ग्लैंड का काम क्या होता है, सिक्रीशन। ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। अब देखिए जी, प्रोजेस्टेरोन का रोल क्या है। नंबर 1, प्रोजेस्टेरोन का टारगेट है वही जो एस्ट्रोजन का था। एस्ट्रोजन ने जो थिकनिंग और वैस्कुलराइजेशन स्टिमुलेट की थी, दोनों में फर्क है, एमसीक्यू आता है। एस्ट्रोजन ने स्टिमुलेट करवाई, प्रोजेस्टेरोन उसको प्रमोट करेगा, ठीक है। ये फर्दर प्रमोट करेगा थिकनिंग एंड वैस्कुलराइजेशन को। ये थिकनिंग एंड वैस्कुलराइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम को प्रमोट करेगा। तो ये वाला जो एक्टिविटी है ये बेसिकली किस में हो रही होगी, यूट्रस में, ठीक है। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम से बन के आ रहा है ना हमारे पास प्रोजेस्टेरोन, उसका टारगेट जो है वो यूटेराइन वॉल है, यानी कि एंडोमेट्रियम है। ये वहां पर क्या करवा रहा है, थिकनिंग और वैस्कुलराइजेशन को प्रमोट कर रहा है। तो ओवरी में हम इसको ल्यूटियल फेज कह रहे हैं क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ग्रो कर रही है और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट कर रही है। और प्रोजेस्टेरोन जो है वो सिक्रीटरी फेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रोजेस्टेरोन टारगेट किसको कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन टारगेट कर रहा है यूटेराइन वॉल को। अब वहां पे क्या होगा, अंडर इट्स इन्फ्लुएंस, प्रोजेस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में होगा क्या, जो एंडोमेट्रियल सेल्स हैं वो ग्लैंडुलर हो जाएंगे। एंडोमेट्रियल सेल्स बिकम ग्लैंडुलर, वो हो जाते हैं जी ग्लैंडुलर। और वो क्या करते हैं, वो स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट टू सिक्रीट
वो सिक्रीट करते हैं प्रोटीनेशियस सिक्रीशंस को, वो प्रोटीनेशियस सिक्रीशंस को स्टार्ट कर देते हैं सिक्रीट करना। वो कॉइल हो जाते हैं, ग्लैंडुलर भी हो जाते हैं, साथ में कॉइल हो जाते हैं और लार्ज हो जाते हैं, और वो सिक्रीशंस रिलीज करते हैं ताकि ओविडक्ट में अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो तकरीबन 6 दिन लगते हैं ओविडक्ट को ट्रेवल करके यूट्रस में आके इम्प्लांट होने के लिए जाइगोट को, तो वो 6 दिन एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिलती रहे। ठीक है, तो ये सिक्रीटरी फेज चल रही है उसके अंदर। इस वक्त जो यूटेराइन वॉल एंडोमेट्रियम वो स्पॉन्जी है, स्पॉन्जी एंडोमेट्रियम है, और वो पूरी तरह से फुली रिसेप्टिव है, फुली रिसेप्टिव है और वेट कर रही है कि इसके अंदर आए एम्ब्रियो और इम्प्लांट हो। लेकिन अब तो डिपेंड करेगा ना फर्टिलाइजेशन पर। अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो 6th डे पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगर ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन के 6th डे पे सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाती है, जो बेसिकली आपके पास, अब देखिए ओविडक्ट में ही सेल डिवीजन शुरू हो जाती है। ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, उस जाइगोट में सेल डिवीजन शुरू हो जाएंगी और वो एम्ब्रियो बन जाएगा। तो जो एम्ब्रियो है वो आके इम्प्लांट हो जाएगा 6th डे पे। जैसे ही इम्प्लांटेशन होती है इसको हम कहते हैं कंसेप्शन, जिसमें प्रेगनेंसी इज टेस्टेड पॉजिटिव। ठीक है, तो कंसेप्शन हो जानी है। तो यहां पर आप ये देखिए कि पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज जो है दैट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ योर साइकिल, लॉन्गेस्ट फेज। अब इसमें इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, हमने देखा कि अगर तो फर्टिलाइजेशन हो गई तो कंसेप्शन हो जानी है। जैसे ही एक फीमेल कंसीव करेगी तो उसके अंदर एक हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है, 8CG। 8CG क्या होता है जी? 8CG होता है ह्यूमन कोरियोनिक गुनेडोट्रोपिन, जो फीमेल की बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है, वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, जैसे अगर प्रेगनेंसी हो जाए, कंडीशन हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो फर्टिलाइजेशन हो गई, जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो प्लेसेंटा। अब जो प्लेसेंटा है ना, ये क्या करता है जी? ये हार्मोन रिलीज करता है प्लेसेंटल लैक्टोजन, साथ में ये रिलीज करना शुरू हो जाता है जी प्रोजेस्टेरोन। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो प्राइमरी सोर्स होता है ना प्रोजेस्टेरोन का, वो कॉर्पस ल्यूटियम है, लेकिन जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है उधर जो प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट होती है वो कम सिक्रीट हो रही होती है। वंस जब प्लेसेंटा एस्टेब्लिश हो जाता है, एंडोमेट्रियम के साथ पूरा ये जो है वो प्लेसेंटा अंदर की तरफ बन गया है, जिसके अंदर आके बेबी की डेवलपमेंट होनी है, तो ये बजाते खुद प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करने लगता है। तो मेजर सोर्स जो होता है वो क्या होता है? ये सेकेंडरी होता है, यानी कॉर्पस ल्यूटियम के बाद ये सिक्रीट करना शुरू करता है प्रोजेस्टेरोन को, लेकिन है ये मेजर सोर्स। अब यहां पर क्या होगा, सिंपली ये जो प्लेसेंटल लैक्टोजन है, ये एक मजीद हार्मोन है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन को LTH भी कहते हैं। ये आ रहा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसके साथ मिलके साथ ही ना मेमरी ग्लैंड्स को प्रिपेयर करना शुरू कर देता है फॉर मिल्क प्रोडक्शन। प्लेसेंटा से जो प्रोजेस्टेरोन आ रहा है दैट मेंटेन्स प्रेगनेंसी, वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है थ्रू आउट गेस्टेशन पीरियड। जो भी 9 मंथ्स का गेस्टेशन पीरियड है उसमें ये इसको मेंटेन करता है। अगर इसकी सिक्रीशन में कोई भी कमी आती है तो इट रिजल्ट्स इन प्री मेच्योर बर्थ, या प्लेसेंटा टूट जाता है, जो प्लेसेंटा है वो मेंटेन नहीं रह पाता, तो इससे मिसकैरेज, प्री मेच्योर बर्थ के चांसेस होते हैं। मोर ओवर ना इसके अंदर एक एमनियोटिक सैक भी होता है। एमनियोटिक सैक होता है जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम कहते हैं जी एमनियोटिक फ्लूइड। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ना, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, बम्प्स एंड जोल्ट से बचाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। व्हाट इफ फर्टिलाइजेशन डू नॉट टेक प्लेस, डज नॉट टेक प्लेस? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या होगा जी? क्वेश्चन ये है। फर्टिलाइजेशन हर बार तो नहीं होनी, अगर होगी तो चले प्रेगनेंसी हो गई। व्हाट इफ फर्टिलाइजेशन डजंट टेक प्लेस? तो जी बच्चे, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो लास्ट फेज जो आएगी दैट वुड बी मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा कि सिंपली अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है वो रिग्रेस होना शुरू हो जाती है।
अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेसेस, वो रिग्रेस हो गई, श्रिंक हो गई। प्रोजेस्टेरोन डिक्लाइंस, जो प्रोजेस्टेरोन है उसने कम हो जाना है, उसने डिक्लाइन हो जाना है। जब प्रोजेस्टेरोन डिक्लाइन हुआ तो उसका जो स्पॉन्जी एंडोमेट्रियम पे इफेक्ट था वो खत्म हो जाएगा, वो सारी टूट जाएगी। क्या होगा, जैसे ये डिक्लाइन हुआ तो इफेक्ट जो था इसका ऑन मेंटेनिंग स्पॉन्जी एंडोमेट्रियम, जो इतनी थिक लेयर्स एस्टेब्लिश हुई थी एंडोमेट्रियम के साथ जिनमें ढेरों ब्लड वेसल्स थी, वो इफेक्ट जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड, खत्म हो जाएगा। क्या होगा, वो सारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो इतनी मोटी लेयर एस्टेब्लिश हुई थी प्रेगनेंसी की तैयारी के लिए, जिसको हम एक्चुअली में स्ट्रेटम फंक्शनैलिस भी कहते हैं, वो पूरी एक लेयर स्ट्रेटम फंक्शनैलिस वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगी, ब्रेक्स टूटना शुरू हो जाएगी। प्रोजेस्टेरोन में जैसे ही कमी आएगी ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, इसको हार्मोन ऑफ लव भी कहते हैं, सोशल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, एमसीक्यू आया हुआ है, विच हार्मोन इज इन्वॉल्व इन सोशल बॉन्डिंग एंड लव, दैट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ने आना है, ठीक है, और ऑक्सीटोसिन ने क्या करना है, ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से आता है, और ये क्या करेगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ये यूटेराइन वॉल की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा ताकि जो ये लेयर है टूट रही है वो उससे सेपरेट हो जाए। सेपरेट होने के बाद वो सारे सेल्स की लेयर्स, वो सारी ब्लड वेसल टूट जाएंगी एंड इट विल रिजल्ट इन ब्लीडिंग, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। सारा कुछ जो है दैट वुड बी रिलीज्ड आउट। मिनिमम 3 और मैक्सिमम 7 डेज लगते हैं इस फेज में। नॉर्मली हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट ही इसी फेज से करते हैं, हम इसको फर्स्ट फेज कंसीडर करते हैं कि मेंस्ट्रुअल के बाद फिर फॉलिकुलर फेज, फिर ओव्यूलेटरी फेज और फिर सिक्रीटरी फेज। अब जो बातें कुछ इंपॉर्टेंट हैं इस साइकिल में, ये ब्रेक हो गई, कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली ये 28 डेज का साइकिल है, लेकिन इफ यू आर इमोशनली डिस्टर्ब्ड, एंग्जाइटी है, या आपने खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं, आपको मैल नरिशमेंट है, तो ये साइकिल के डेज फ्लक्चुएट कर सकते हैं, कुड बी लेस कुड बी मोर, ठीक है, और उसके अंदर वी नीड सम मेडिकल अटेंशन। अब बात होती है, आपने ना कुछ चीजें याद रखनी है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो क्या है अगर हम देख लें तो जी, सिंपली पहली बात आपने याद रखना है कि जो एलएच की सिक्रीशन है ना, एलएच की पीक किस फेज के दौरान होती है, तो ओव्यूलेटरी फेज के दौरान एलएच जो हार्मोन है ना, वो सर्ज होता है उसका, वो बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है। इसी तरह एस्ट्रोजन की पीक आपको किस में मिलती है, तो एस्ट्रोजन की पीक आपको मिलती है नॉर्मली फॉलिकुलर फेज में, जिसको आप यूट्रस के अंदर प्रोलिफरेटिव फेज का नाम देते हैं। तो एकदम ये काफी अमाउंट में रिलीज होता है, उसके बाद भी ये रिलीज होता है, सिक्रीटरी फेज में भी ये रिलीज हो रहा होता है, लेकिन इसका सर्ज प्रोलिफरेटिव फेज में होता है। और प्रोजेस्टेरोन का सर्ज यानी कि वो सबसे ज्यादा किस फेज में रिलीज होगा, तो वो सबसे ज्यादा रिलीज होगा सिक्रीटरी फेज में। तो ये आपने बातें याद रखनी है। और एफएसएच का सर्ज नहीं होता, वो लिटिल क्वांटिटी में रिलीज होता है जब भी एग डेवलपमेंट स्टार्ट होनी है, हर मेंस्ट्रुएशन फेज के बाद एफएसएच रिलीज होता है। तो ये आपने याद रख लेने हैं कि पीक्स कौन कौन सी हैं। लेट सपोज अगर हमारे पास ये मेंस्ट्रुअल फेज है और ये हमारे पास प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज है, ये हमारे पास ओव्यूलेटरी फेज है, और ये हमारे पास सिक्रीटरी या ल्यूटल फेज है, तो हम देखते हैं कि जो ओव्यूलेटरी फेज है उसमें सर्ज होता है जी एलएच का, ये एलएच आ गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं प्रोजेस्टेरोन का, येलो से देख लेते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन का सर्ज मिलता है आपको ये वाली फेज में, सिक्रीटरी फेज के अंदर प्रोजेस्टेरोन का। और एस्ट्रोजन का कब मिलता है जी आपको सर्ज, तो वो मिलता है आपको ये प्रोलिफरेटिव फेज में मेनली, लेकिन उसके बाद ये सिक्रीटरी फेज में भी सिक्रीट हो रहा होता है। तो ये एस्ट्रोजन के लिए, ठीक है, ये आपने याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्लियर करती हूँ दोबारा, जो बार बार मैं बोल रही थी ना, यूटेराइन, ये यूटेराइन फेज है, ये ओवेरियन फेज है, इसको ना दोबारा एक बार देखते हैं। ये देखिए, हमने कहा था कि 2 साइकिल्स कोइंसाइड कर रहे हैं, ये समझे ओवेरियन साइकिल है और ये यूटेराइन साइकिल है, और कलेक्टिवली हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल बनता है। अब देखें, ओवेरियन साइकिल में ना जो सबसे पहली फेज होती है वो हमारे पास होती है
ओवेरियन साइकिल में जी सबसे पहली फेज होती है फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज ओवेरियन साइकिल में, इसमें दूसरी फेज मतलब फॉलिकल्स की राइपनिंग होती है, मियोसिस होती है, एग बनता है। फिर इसमें आती है ओव्यूलेटरी फेज के जी निकल जाता है एग बाहर। फिर इसमें आती है ल्यूटियल फेज के जिन फॉलिकल्स के अंदर से एग निकला है ना वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाते हैं जो कि प्रोजेस्टेरोन बनाता है। ये 3 फेजेस हैं। यूटेराइन फेज पे आ जाएं। यूटेराइन फेज की पहली फेज है जी मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें सारा कुछ जो बना था वो टूट गया। मेंस्ट्रुअल फेज है क्योंकि बुक में इसको मेंस्ट्रुअल फेज से ही आगाज करते हैं। इसकी दूसरी फेज है जब यूट्रस के अंदर चल रहा होता है, जब आपके पास ओवरी में फॉलिक्यूलर फेज चल रही होती है उसी वक्त बिल्कुल प्रोलिफरेटिव फेज चल रही होती है यूट्रस में, तो ये आ गई प्रोलिफरेटिव फेज। जब ओव्यूलेटरी फेज आती है ना ओवरी में उस वक्त यहाँ पर कोई खातिर ख्वाह चेंज नहीं आता। और जब ल्यूटियल फेज चलती है ओवरी में उस वक्त चल रही होती है यहाँ पर सिक्रीटरी फेज। तो यहां पर हमने देखना है मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस को, टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस को एक टाइम फ्रेम में। तो पहली फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल की हो गई यही वाली मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। दूसरी फेज हो गई मेंस्ट्रुअल साइकिल की ओवरी में फॉलिक्यूलर और यूट्रस में प्रोलिफरेटिव, एक साथ चल रहे हैं तो हम इनको काउंट करेंगे 1 फेज फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तीसरी यहां पर फेज हो गई ओव्यूलेटरी फेज और फोर्थ यहां पर फेज हो गई ल्यूटियल या सिक्रीटरी फेज। तो टोटल 4 फेजेस। आपने ये याद रखना है कि जिस वक्त ओवरी में फॉलिक्यूलर फेज चल रही है उस वक्त यहां पर कौन सी फेज चल रही है, ओव्यूलेटरी फेज के पैरेलल यूटेराइन साइकिल के अंदर क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली ये देखिए फीमेल्स के अंदर हॉर्मोन्स की इतनी फ्लक्चुएशन है बहुत ज्यादा इन कंपैरेटिव टू मेल, जहां पर कंसिस्टेंटली एक ही हार्मोन रिलीज हो रहा है। तो सिंपली बेटे अगर हम इसको देखें कि यहाँ पर जैसे जैसे एग का प्रोडक्शन का अमल स्टार्ट होता है और जो एग है वो रिलीज होता है यहाँ पर, ठीक है। और ये एग रिलीज करने के बाद जो हमारे पास थी कॉर्पस ल्यूटियम वो एक येलोइश से ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ठीक है। और वो जो है वो रिग्रेस हो जाता है अगर फर्टिलाइजेशन ना हो। ये ओवेरियन साइकिल में जब चल रहा होता है ना बच्चे, तो उस वक्त ये यूटेराइन वॉल में भी देखें वो थिक होना शुरू हो गई है, वो थिक हो रही है, वो थिक हो रही है, वो थिक हो रही है। जब एग रिलीज हुआ है वो मैक्सिमम थिक है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई और कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो गई तो उसकी थिकनेस अगेन देखें कि बिल्कुल डिक्लाइन हो गई। तो ये कोइंसाइड कर रहे हैं ना एक दूसरे के साथ। जो ओवरी में चेंजेस आ रहे हैं अगर हम देखें तो सिंपली ये ओवेरियन चेंजेस आ रहे थे, ओवेरियन साइकिल चल रहा था और यहाँ पर उसकी तैयारी चल रही थी, जहां पर एग प्रोड्यूस हो रहा था ओवरी में वहां उसको इम्प्लांटेशन के लिए तैयार किया जा रहा था। तो दिस इज होल मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये आपने कंप्लीटली अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डू आस्क मी। अब हम डिस्कस करेंगे इसके एमसीक्यूज जो कि पास पेपर में आ चुके हैं। लेट्स डिस्कस नाउ एमसीक्यूज ताकि हमें पता लगे, हम इवेल्युएट कर सकें खुद को। अब ना हम लास्ट में डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज ताकि हमें पता चले कि जो हमने लेक्चर पढ़ा है हम उसकी बेस पे एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। आपने आंसर्स बताने हैं पहले, तो साथ साथ हम डिस्कस भी करते हैं। देखिए each human testis is divided into how many lobules। तो हम पढ़ चुके हैं कि 25 to 30 लोब्यूल्स ईच टेस्टिस में मौजूद होते हैं, जिनमें 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं। ये यूएचएस एमडी के 2022 में एमसीक्यू पूछा जा चुका है, तो हमें ये आता था, हमने किया। Which cells in human males are responsible for the release of testosterone? जी बच्चे आप बताएं जल्दी से। तो बेसिकली हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि लेडिक सेल्स, जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक हो गया, तो ये भी हमें आता था, आंसर ठीक निकला। नेक्स्ट, fluid secreted by Sertoli cells provide a liquid medium protection and nourishment to 2024 में आया 2 जी।
oocyte sperms polar body या spermatogonia। तो सिंपली सर्टोली सेल्स क्या करते हैं जी, सपोर्ट एंड नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्म्स को ताकि वो मेंटेन रह सकें, वो सरवाइव कर सके। स्पर्मेटोगोनिया तो सेल्स हैं जो डिवाइड करेंगे टू फॉर्म स्पर्म्स। तो जी ये भी हमें आता था। अच्छा, द मेन फंक्शन ऑफ एपिडिडमस इज टू ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स, कनेक्ट with the urethra produce semen या whole process of spermatogonia। so we know कि ये duct system का part है और ये transport करता है sperms को आगे towards vas deferens। इसके अलावा यहाँ पर स्पर्म्स मेच्योर भी होते हैं, लेकिन मैच्योरेशन का ऑप्शन गिवन नहीं था, तो हमारे पास बेस्ट चॉइस जो थी वो हमने चूज कर ली। द इमीडिएट नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएशन इज, तो हमने पढ़ा है कि जस्ट जो स्पर्मेटोगोनिया है वो डिफरेंशिएट होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। डिटेल में पढ़ा कि माइटोसिस और मियोसिस के बगैर स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी क्या होते हैं जी, डिफरेंशिएट हो जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। देन ये हम स्किप करते हैं। 2023 में भी एमसीक्यू आया। द फंक्शन ऑफ हाइयालुरोनिडेज एंजाइम इज, तो पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू ओवम, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू वेजाइनल ट्यूब, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू फैलोपियन ट्यूब या इनएक्टिवेशन ऑफ स्पर्म्स आफ्टर फेलियर टू फर्टिलाइज। तो डिटेल में हमने देखा ये पैक्ड होता है एक्रोसोम में और ये हेल्प करता है स्पर्म को पेनिट्रेंस में एग के अंदर। 2023 में एमसीक्यू आया हुआ है जी, विथ स्मॉल पियर शेप्ड मस्कुलर डिस्टेंसिबल सैक लाइक ऑर्गन। जी बच्चे, एमसीक्यू है, a fertilized ovum is implanted and undergoes further development in the ovary, uterus, oviduct या फिर cervix। तो we already know that implantation और development uterus में होती है, तो it's very evident। The corpus luteum during the female reproductive cycle produces, तो we already know कि corpus luteum जो है वो प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करती है जो प्लेसेंटा को एस्टेब्लिश करवाता है। सो वी कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन। ड्यू टू प्रोसेस ऑफ फॉलिकुलर एट्रीजिया क्या होता है, फॉलिकल्स रीच मैक्सिमम साइज, फॉलिकल्स रीजनरेट, ग्राफियन फॉलिकल ओव्यूलेट्स या फॉलिकल स्टार्ट टू मैच्योर। तो वी ऑलरेडी नो कि एक सिर्फ डोमिनेंट फॉलिकल होती है जो ग्रो कर पाती है, बाकी की सारी डीजनरेट हो जाती हैं उन, और बेसिकली इसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रीजिया। तो फॉलिकल्स का डीजनरेट होना फॉलिकुलर एट्रीजिया है। लेबर पेन्स टू एक्सपेल द फीटस आर ड्यू टू द एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑन, तो ऑक्सीटोसिन का टारगेट मसल्स होते हैं। जैसे अभी हमने बात की कि ऑक्सीटोसिन टारगेट करता है यूटेराइन मसल्स को कि वो कॉन्ट्रैक्ट करें और उनसे अलहदा हो जाए सारा जो एस्टेब्लिश हुई है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। तो लेबर पेन्स में भी ये मायोमेट्रियल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है फुली, ताकि, और भी वेव्स में, हमेशा ये वेव्स में रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन वेव्स में रिलीज होता है और इसका जो स्टिमुलस है वो प्रोजेस्टेरोन की कमी है। जब प्रोजेस्टेरोन लोअर्स तो ये सिक्रीट होता है, वेव्स में रिलीज होता है और ये स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाता है यूटेराइन वॉल की मिडल लेयर को जो मसल्स पर मुश्तमिल है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि फीटस को एक्सपेल किया जा सके आउट, टू एक्सपेल फीटस आउट, ताकि फीटस को एक्सपेल किया जाए आउट। उसके बाद ये रिलीज होता है और फिर बर्थ के बाद इट कॉजेज मिल्क इजेक्शन, ये टारगेट करता है मेमरी ग्लैंड्स के मसल्स को, उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ताकि मिल्क इजेक्ट हो सके। मिल्क प्रोडक्शन किसने करवाई थी, प्रोलैक्टिन ने, लेकिन जो मिल्क इजेक्शन करवाता है वो कौन कराता है, बेसिकली प्रोलैक्टिन। इसके अलावा ये सोशल बॉन्डिंग, लव और इमोशनल कनेक्शन में भी रोल प्ले करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेबर पेन्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ बेबी, तो हमने अभी यही किया कि दिस इज ऑक्सीटोसिन। अगेन, which hormone plays a major role in social bonding, childbirth, milk ejection and sexual reproduction? तो with no doubt that is oxytocin. A hormone produced by placenta is, दोबारा से MCQ आया है कि प्लेसेंटा जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, हमने डिटेल में देखा कि मेजर सोर्स ही ये है, that is progesterone.
द लेवल ऑफ LH इज मैक्सिमम इन ब्लड ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया, जो सर्ज देखने के लिए मिलता है आपको LH का, वो ओव्यूलेशन स्टेज के दौरान मिलता है। तो ये बेटे, ये सिंपल कुछ पॉइंट्स हैं जो मेनली अगर हम इसको सबको दोबारा से रिवाइज करें तो टेस्टिस में 250 टू 300 लोब्यूल्स हैं, लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं, सर्टोरी सेल्स करते हैं स्पर्म्स को नरिश। ये हमारे लेक्चर का ओवरव्यू। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं जो मियोसिस 1 में बनाते हैं स्पर्मेटिड्स, और मियोसिस 2 जो मियोसिस 1 है उसमें बनाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और मियोसिस 2 में स्पर्मेटिड्स जो कि मैच्योर हो जाते हैं स्पर्म्स में। फिर फर्टिलाइजेशन की साइट ओविडक्ट है, यहां पर बेसिकली आपके पास फर्टिलाइजेशन के बाद यूट्रस में जाके क्या हो जाती है, इम्प्लांटेशन। कौन सी लेयर में इम्प्लांटेशन होती है, एंडोमेट्रियम में। फिर LH सर्ज किस में होता है, ओव्यूलेशन में, ये 14th डे पर होता है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के। कॉर्पस ल्यूटियम क्या बना रही होती है, प्रोजेस्टेरोन। ऑक्सीटोसिन लेबर कॉन्ट्रैक्शंस कॉज करवाता है, मिल्क इजेक्शन एंड बॉन्डिंग। प्लेसेंटा सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन टू मेंटेन प्रेगनेंसी। तो ये कुछ मेन क्रक्स है बेटे, क्रक्स जो MCQs रिपीटेडली आए हुए हैं उनका क्रक्स है कि आप इसको रिकॉल कर लें सारे मेन पॉइंट्स को।